चलो जी, कल हमने किया था दैट वाज इक्वल पार्टीशनिंग। डाउट कोई उसमें? क्लियर है? अगला लिखो अनइक्वल पार्टीशनिंग। अगला लिखिए दैट इज कॉल्ड अनइक्वल पार्टीशनिंग। ठीक है जी। सो व्हाट इज अनइक्वल पार्टीशनिंग? कि आपके पास पार्टीशन तो की जा रही है रैम की, पर कोई एग्जैक्टली अगर 100K का है तो कोई एग्जैक्टली 200K का है, मे बी कोई 50K का भी होगा। तो यहाँ पे हर एक पार्टीशन जो होगा वो क्या होगा? अनइक्वल होगा, फिक्स साइज नहीं होगा। पर पार्टीशन टेबल तो इसका भी बनेगा, है ना, कि दिखा हो यहाँ पे, पता हो कौन सा पार्टीशन नंबर है, ये पता हो कि उसका बेस एड्रेस क्या है, ये पता हो कि उसकी लिमिट क्या है। तो सारे की इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे भी स्टोर की जाएगी। डन। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एक प्रोसेस आया जिसका साइज है 30K इसका साइज है प्रोसेस 1 का, तो आप इसे कहाँ डालेंगे? और वो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि 50K में सूटेबल है? मेरा क्वेश्चन ये बेटा, आपको एल्गोरिथम वाइज कैसे पता लगेगा कि आपका 50K फ्री है? पहली चीज, आपका 50K एग्जिस्ट भी करता है, पहले सर्चिंग होगी। पार्टीशन टेबल तो मेंटेन होता ही है, उसी के थ्रू पहले सर्चिंग करनी पड़ेगी ना। मतलब आप ये सोचो कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को काम क्या करना पड़ रहा है। पहले अगर आप ये चाहते हो कि जी मेरा जो पहला पार्टीशन है, पार्टीशन नंबर 1 खाली है, क्यों नहीं डाल रहे? क्यों सर्च कर रहे हो? तो ऐसा हो सकता है कि नीचे कोई और छोटा हो जिसमें तो कम वेस्ट हो रही हो, तो हम ज़्यादा वेस्ट करते हैं पहले। अब आप सर्च करोगे तो टाइम लगेगा, और आपके पार्टीशन 5-6 तो नहीं होंगे रैम के, फिर कितना सर्च करोगे? फिर हमारी होती है कि या तो हम स्पेस बचा सकते हैं या हम टाइम बचा सकते हैं, दोनों में से एक ही चीज़ बचा सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं, यहां आप मुझे बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक टारगेट क्या था? किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना, कर रहा है। मेरा क्वेश्चन एक सिंपल सा है आपसे, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि जो आप कह रहे हैं 30 को 50 में डालना है वो गलत है। मैं क्या कह रहा हूं, सर्च करना पड़ेगा। जब तुम्हें पहला पार्टीशन दिख रहा है तो पहला पार्टीशन में ही P1 क्यों नहीं डाल देते? क्योंकि आपको ये लग रहा है सर मेमोरी वेस्ट होगी आगे, और कोई ऐसा प्रोसेस आ गया जो 80K का होगा, वो 100K के लिए सूटेबल था, जबकि आप उसको ढूंढोगे तो फिर चलो 200K मिल गया सर, आपने वहां डाल दिया, पर आगे भी तो एग्जैक्टली प्रोसेस कोई ऐसा आ सकता कि नहीं आ सकता। मतलब यहां पे ओएस को या तो एडिशनल काम कुछ ना करें, जो फ्री मिलता है डाल दें, या दूसरा काम है कि वो चेक करेगा कि इनमें से मोस्ट सूटेबल पार्टीशन कौन है, वही करना पड़ेगा। लिखो जी, इन अनइक्वल partitioning we have multiple partitions of the RAM. We have multiple partitions of the RAM. Which are different in size. Which are different in size. हो गया क्लियर? जो डिफरेंट है जी आपके साइज में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो जी, द पार्टीशन विच इज फ्री, द पार्टीशन विच इज फ्री, द ऑपरेटिंग सिस्टम allocates the operating system allocates the process to that partition. ठीक हो गया? डन है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट,
when it is decided that the process will be allocated to which partition, then the operating system search for the most suitable partition, that the process can be allocated. If all the partitions are allocated, then swapping is done between the main memory and the swapping memory. ठीक है जी, कोई डाउट किसी को? तो समझ आ गया, मतलब जो तुम कह रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर 50 में डालेगा उसको, तो वो सर्च करेगा। डन है यहाँ तक? और सर्च करने के बाद वो सूटेबल ही देखेगा। ऑब्वियसली 50 क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। फ्री होगा तभी हम डाल पाएंगे। कोई डाउट? समझ आ गया यहाँ तक? ये नेक्स्ट लिखो जी। सो हमने क्या बात की थी कल कि हमारे पास एक कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन है, एक नॉन कॉन्टिजियस है। कॉन्टिजियस में क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक फिक्स पार्टीशनिंग आपके पास आती है, एक वेरिएबल आपके पास आ गया। अब वेरिएबल का मतलब है कि वहां पे पार्टीशनिंग नहीं हो रही है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन दोनों केस में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अगर मेरे पास कोई 30 KB में 50 KB में डालता हूं तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये 20 K जो है वो वेस्ट जा रहा है और इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो यहां भी आएगा। अगला लिखिए, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन। वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन, या इसे कहते हैं डायनामिक पार्टीशनिंग। एक और टर्म यूज होती है कॉल्ड डायनामिक पार्टीशनिंग। ठीक है जी। सो अब इस केस में क्या होता? इस केस में ये होता है कि आपके पास रैम की कोई पार्टीशनिंग बाय डिफॉल्ट की नहीं जाती। ठीक हो गया? इसकी पार्टीशनिंग होगी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोसेस। तो अगर इतना सा एरिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले लिया, दैट इज 0 to समथिंग 199, और मेरे पास P1 आया, P1 का साइज हुआ दैट इज 200 KB, तो हमने 200 किसको दे दिया? यहां पे P1 को दे दिया, एंड दिस इज समथिंग 399। आई थिंक क्लियर? पार्टीशनिंग हो रही है, पर डायनामिकली इतनी जगह चाहिए उतनी पार्टीशनिंग हो रही है। मतलब मैंने ये करने के लिए अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन खत्म, क्योंकि वहां पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस बचेगी नहीं, कोई वेस्ट ही नहीं होगी, क्योंकि कोई फिक्स पार्टीशनिंग नहीं है। क्लैरिटी होगी यहां तक? ये तो फिक्स पार्टीशनिंग क्यों कहा गया था पहले? क्योंकि पार्टीशन आप प्री डिफाइन करते थे, यहां पे प्री डिफाइन पार्टीशनिंग नहीं है। नेक्स्ट लिखो जी। अब इसमें लिखो, in this we have the process allocation in the main memory where
it is free, where it is free. And to allocate all the processes, we also maintain a table. We also maintain the table that is called partition description table. That is known as partition description table, जो हमने कल बात की थी. है ना? तो कल क्या बात की थी हमने कि जैसे जैसे वो वैल्यू डालता रहेगा, आपका पार्टीशन फिक्स था वहां पे, यहाँ वेरिएबल है, ये नोट करेगा. क्या नोट करेगा? बेस एड्रेस एंड लिमिट एड्रेस, कि कितना उसने लिमिट लिया है स्टोर करने के लिए. अब यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर करता रहेगा, P1, P2, P3, P4, वॉट एवर द साइज इज, ये वैल्यू चलती रहेगी. कोई डाउट यहाँ तक? डन है यहाँ तक? इसका मतलब अगर मैं वेरिएबल पार्टीशन में बात करूं तो यहां भी टेबल बन रहा है, यहां भी एक पार्टीशन नंबर मिल रहा है उसको एक तरह से, पर पार्टीशन नंबर के साथ साथ क्या मिल रहा है? साइज भी मिल रहा है. डन हो गया? अब यहां से P2 जो है वो डीएलोकेट हो गया. P2 डीएलोकेट हो गया. अब इतनी जगह मेरी खाली रह गई, तो यही जगह मैं किसी को दे पाऊंगा? अगर कोई साइज का आया, चलो अगर 200 का तो नहीं आया क्योंकि 200 ही है, 100 का आ गया, दे दें? हाँ, पर दे सकते हैं ना. कहने का मतलब ये है कि ये फ्री हो चुका है, और अगर ये फ्री हो गया है तो यहाँ पे मैं कोई ऐसा दे सकता हूँ जो मेरे पास 100 का साइज हो. तो मैंने कोई P5 लिया और P5 को मैंने 100 का यहाँ पे दे दिया, दैट्स 499. ठीक हो गया? अब 150 आ गया, क्या करें? हाँ, कुछ खाली तो लग रहा है, देख लेते हैं, आ जाएगा. 2000 ले लेते हैं, ठीक है, 1999 ले लेते हैं, मतलब इतना अभी भी खाली है मेरे पास. 150 आ जाएगा, ठीक है, डाल दो P6. सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि अगर मैं वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या बनेगा? उतनी उतनी पार्टीशन बनती रहेगी. ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम क्या? बचा हुआ हो भी सकते हैं, हो सकते हैं ना. इसका मतलब ये हो सकता है कि ये P1 भी खत्म हो गया, पर P1 का 200 का साइज ऑक्यूपाई कर रहा था, यहां भी कोई 150 आ गया, तो ये 50 के खाली रह गया, ये भी कुछ इतना ही खाली रह गया मेरे लिए, कुछ 100 के. ऐसे छोटे छोटे हिस्से डायनामिक पार्टीशनिंग में बच सकते हैं, हो सकता है ना. और क्या करूं इन छोटे हिस्सों का? नहीं आया. अब मेरे पास एक प्रोसेस आ गया 200 के का, रात मैं कहूँगा 150 के का, और यहाँ तक ये भर गया सारा, ठीक है. एंड 150 के का एक प्रोसेस आ गया, दे सकता हूँ? स्पेस, हाँ, इकट्ठी स्पेस नहीं है, अलग अलग स्पेस है मेरे पास. क्या करें? शिफ्टिंग इजी है, फिर कर सकते हैं, बिल्कुल करनी भी चाहिए, बट शिफ्टिंग आसान है, जिसे हम क्या कहते हैं? रीएलोकेशन. ये काम नहीं कर सकते. अब अगर मैं नहीं कर सकता तो इसका मतलब दिस लीड्स टू बेसिकली एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. इस टर्म को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. इंटरनल नहीं है, क्योंकि अब जो मैंने पार्टीशन किया था वो फिक्स नहीं है. वो क्या है? डायनामिक पार्टीशनिंग. जितनी जगह यूज हो रही है उतनी पार्टीशनिंग करेगा, और जितनी फ्री स्पेस बच गई आपके पास, थोड़ी 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 स्पेस, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्मॉल फ्रेगमेंट्स, एंड दिस नोन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. अब लिखो जी इसके बारे में. If the process is deallocated, if
the process is deallocated and if the process is deallocated and some new process allocates in existing partition then there may be a case where some memory allocation is free. Clear? These free small fragments can lead to external fragmentation. ठीक है जी, क्लियर? मतलब ये क्या लीड कर सकते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को लीड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा करेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई 50 के भी आ गया तो आप दे सकते हो मेमोरी, 100 आ गया तो दे सकते हो, बट अगर सब कुछ देने के बाद बच भी गया बेटा तो हम क्या कह सकते हैं? दिस लीड्स टू व्हाट? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? के कंफर्म? एक्सटर्नल क्लियर हो गया। अब एक्सटर्नल को हटाने का कोई तरीका है अपने पास? एक्सटर्नल को हटाने का कोई तरीका है अपने पास? रीएलोकेशन। तो रीएलोकेशन सारे प्रोसेस कर दें? स्वैपिंग करेंगे तो मैं स्वैप तब करता हूं जब मेरे पास सारे के सारा भर गया और कोई नया प्रोसेस आ रहा है, तो हम स्वैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। बट आपको लग रहा है कि आपके पास मेमोरी तो है ना पड़ी हुई, अब ऐसे बेटा छोटी छोटी मेमोरी करते हुए हो सकता है ना कि मेरे पास 450 के भी फ्री बैठ जाए। ऐसे तो आप बहुत सारी बारी हर बार मेमोरी वेस्ट कर दोगे। स्वैपिंग कैन बी वन वे, बट ये एक फाइनल एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। देखो जब स्वैपिंग हो रही होती है तो क्या सीपीयू कोई काम करेगा? जब स्वैपिंग कोई हो रही है तो सीपीयू काम करेगा पक्का? किसी और प्रोसेस पे काम कर रहा होगा, तो फिर आप स्वैपिंग क्यों कर रहे हो? सिंपल सी बात है। देखो मेरे पास ये प्रोसेस है, सीपीयू इस टाइम काम कर रहा है P3 पे। अब मेरे पास मानो जगह ही नहीं बची, ठीक है, और मैं प्रियांश का तरीका फॉलो करता हूं कि सर हम 100 और 50 को यहां पे कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब जो मेमोरी है मेरे पास, अब जो प्रोसेस आया वो 300 केबी का आ गया, तो मुझे यहां पे रीएलोकेशन करने का फायदा होगा भी नहीं होगा, बिकॉज 150 ही मिलेगा। मुझे क्या करनी पड़ेगी? स्वैपिंग। अब मुझे बताओ अगर स्वैपिंग करने की जरूरत पड़ी तो आप स्वैपिंग क्यों करोगे? नया प्रोसेस कहां से आया? कहां से आया प्रोसेस? आता कहां से? यूजर से। मतलब अब यूजर चाहता है कि ये जो P8 नाम का प्रोसेस है इसको एग्जीक्यूट करना है, इसलिए उसने आइकन पे डबल क्लिक किया होगा, कमांड लिखी होगी, एंटर किया होगा। जैसे ही उसने एंटर किया तब उसको मेमोरी मिलनी चाहिए। अगर उसको मेमोरी मिलनी चाहिए मतलब आप चाहते हो कि वो चीज अभी करंटली एग्जीक्यूट हो, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको रोक दो, है ना? और अब अगर P8 आएगा तो अब यहां पे अगर उसने कर भी दिया कि मैं फ्री होल्स को इकट्ठा कर दूं रीएलोकेशन के लिए, तो मेरे पास जगह नहीं बचती। जगह नहीं बचती तो क्या करना पड़ेगा? स्वैपिंग। अब स्वैपिंग उसी करोगे जो मान लो एक तो साइज भी होना चाहिए वैसा कि कम से कम 300 की जगह आनी चाहिए, दूसरा जो अभी एक्टिव है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसको मैं बाहर निकाल दूंगा। बाहर कहां निकालूंगा? कहां निकालूंगा? किसी स्वैप मेमोरी में। देखो यहां तक ना वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट था नहीं कोई, यहां तक कंसेप्ट क्या था? स्वैप मेमोरी, कि मैं किसी स्वैप मेमोरी में उधर निकाल दूंगा।
हाँ, हमारे पास क्या था उस टाइम, मे बी हार्ड डिस्क, मे बी सम अदर डिवाइसेस, बट मैं स्वैप मेमोरी में निकाल दूंगा अलग से। क्लैरिटी होगी यहाँ तक की? अब अगर मैंने निकाल दिया तो ये मैंने स्वैप आउट कर दिया और अगले कर दिया, स्वैप इन हो गया मेरे पास। ठीक हो गया जी? कोई डाउट है? तो वैल्यू आ गई, प्रोसेस आ गया। अब सीपीयू किस पे काम करेगा? उस करंट प्रोसेस पे काम करेगा, क्योंकि ओएस उसी को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है। आगे समझ आया ना? कोई डाउट है? समझ आ गई बात यहां पे? अब स्वैपिंग कहां फेल होगी? स्वैपिंग कहां फेल होगी? होगी स्वैपिंग कहीं फेल होगी या नहीं? कहां होगी? नहीं, देखो आप दो स्वैप कर ही नहीं सकते। अब ये पॉइंट लेते हैं इनका। मान के चलो कि मैं 1000 के का कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाहता हूं और कोई फिक्स पार्टीशनिंग तो है नहीं। अब कितने स्वैप कर लोगे? कैसे करोगे? एग्जाम्पल एक और क्लियर लेते हैं यहां पे कि मेरे पास इतना ओएस ने एरिया लिया, इतना मेरे पास P1 ने लिया जिसका साइज 500 है, एक P2 ने लिया जिसका साइज 300 है, बचा हार्डली मेरे पास 200 ही है। क्लियर है? अब कोई 800 वाला या 1000 वाला मेरे पास यहां पे आ गया। 1000 दे सकता हूं? दे सकता हूं, जगह तो है। अब क्या स्वैप करेंगे? दोनों को स्वैप करना पड़ेगा। अगर दोनों स्वैप कर दोगे तो तुमने 500 वाले को P1 को बाहर निकाल दिया, आपने P2 को बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास P1 भी हट गया और P2 भी हट गया। ये है पिक्चर एक्चुअल। अभी भी 1000 नहीं दे सकते। पार्टीशन तो अभी भी हो रखी है, बिकॉज डायनामिक पार्टीशनिंग है। क्लैरिटी हो गई? डायनामिक पार्टीशनिंग का मतलब है कि वो एक लाइन तो लगी हुई है ना, टेबल में तो बना हुआ है। अगर मैं ये 300 वाली या ये पार्टीशन नंबर की एंट्री हटाता हूं टेबल से तो ये पार्टीशन हटेगा टेक्निकली, हाँ है ना? तो अब अगर कभी ऐसा हो गया कि आपके पास, लिखो जी, व्हेन टू फ्री होल्स, इन्हें होल्स कहते हैं, राइट? टेक्निकली दीज आर नोन एज होल्स। व्हेन टू फ्री होल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, when two free holes are adjacent to each other, then we combine these holes. Then we combine these holes. ठीक है जी? क्या करेंगे? इन्हें कंबाइन करेंगे और इस कंबाइनिंग को हम क्या कहते हैं? कोलास्किंग। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? कोलास्किंग। ठीक हो गया? ठीक है, कोलास्किंग इज COLASCING, कोलास्किंग। ठीक हो गया? अब ये कोलास्किंग का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे दो एडजेसेंट होल्स या दो से ज्यादा एडजेसेंट होल्स मेरे फ्री हैं तो उनको मैं इकट्ठा कर सकता हूं। अच्छा, इस केस में क्या होगा कि इसमें से रीएलोकेशन तो नहीं हो रही ना रीएलोकेशन। क्यों? मानते हैं कि मेरे पास यहां पे कोई प्रोसेस पड़ा हुआ था P2 और किसी को ये दो होल्स में से चाहिए 600 KB, तो मैं इन्हें कंबाइन कर दूंगा। इन्हें कंबाइन करूंगा तो कोई रीएलोकेशन हुई नहीं, है ना? मतलब सबसे सिंपलेस्ट पार्ट ये था कि अगर दो आपके पास या 2 से 3 होल्स फ्री एडजेसेंट हैं तो कंबाइन, मतलब कोलास्किंग। दैट्स मोर इजी, देयर इज नो रीएलोकेशन। तो मैंने कोलास्किंग किया, पहले स्वैप आउट किया, फिर मैंने यहां पे इसके हिसाब से स्वैप आउट हुआ, फिर हमने यहां क्या किया? इसको हटाया, कोलास्किंग की, और फिर जो आपके पास, ये तो वैसे ही फ्री था, ये भी हटा दी पार्टीशन, और फिर मैंने 1000 K का पूरा प्रोसेस डाल दिया। आई थिंक क्लियर है? कोई रीएलोकेशन की जरूरत पड़ी मुझे? नहीं पड़ी। एग्जिस्टिंग जो रैम पे थे, ऑब्वियसली आपने यहां पे स्वैप आउट किया है फ्रॉम द रैम, तो ठीक है। कोई डाउट? क्लियर है यहां तक?
तो कोलास्किंग क्लियर है। अब लिखो नेक्स्ट, दैट्स कॉल्ड कॉम्पैक्शन। इन compaction we combine all the free holes, we combine all the free holes together फुल स्टॉप। तो ये हो गया अल्टीमेटली कंपैक्शन। अब यहां पे रीएलोकेशन होगा, द आंसर इज यस, और होगा क्योंकि यहां पे अगर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, इधर P1 है, यहां खाली है, फिर P2 आ गया, फिर P3 आ गया, फिर आपके पास ये खाली जगह आ गई, तो अब मेरे दो फ्री होल्स कहीं दूर पड़े हुए हैं। अब मैं उनको अगर मैं कंपैक्ट करूंगा, उनको इकट्ठा करूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा उसे, दैट इज नोन एज कंपैक्शन। अब आप फ्री होल्स को नीचे करते हो, प्रोसेस को ऊपर करते हो, या फ्री होल्स ऊपर करते हो, प्रोसेस नीचे करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नॉर्मली जब आपका ओएस काम करता है तो फ्री होल्स सारे नीचे कर देता है और बाकी सारे क्या करता है, ऊपर करता है। पर एज ए सेड, ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जितना स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो रीएलोकेशन कम से कम चाहेगा। क्लैरिटी हो गई। अब रीएलोकेशन के टाइम पे क्या सीपीयू काम करता है? रीएलोकेशन में सीपीयू काम करेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि जिस प्रोसेस से काम कर रहा है वो भी हिलाना पड़ सकता है। ठीक हो गया, होगा नहीं होगा पता नहीं, पर हो सकता है। अब जैसे इस केस में सीपीयू P1 के साथ काम कर रहा है और मैं बाकियों को हिला रहा हूं, P1 को तो नहीं हिला रहा, पर प्रॉब्लम हो सकती थी, हो भी सकता है कि P1 मुझे हिलाना पड़ सकता है। तो इस स्टेज पे आपका ओएस क्या करेगा, सीपीयू से कोई एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा। क्लैरिटी होगी, हाँ या ना? तो ये ध्यान रखना। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझ आ गया? कंपैक्शन और क्लासिंग समझ आ गई? पक्का? तो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। अगला लिखो जी फिर हेडिंग, स्टोरेज प्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। स्टोरेज प्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। स्टोरेज प्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। लिखो जी, these algorithms are used if we want to decide that which process will be allocated to which free hole. ठीक है जी। अब मेरे पास ये जगह बची है 50K की और ये बची है 100K की। मेरे पास एक नया प्रोसेस आया जिसका साइज है 30K। कहाँ स्टोर करें? 100 पे ना करें? क्यों? 100 में वेस्ट ज़्यादा होगी। कैसे वेस्ट होगी? फ्रेगमेंटेशन तब होती है बेटा जब मेरे पास ऐसा कोई होल रह जाए जहाँ मैं एग्जिस्टिंग पे काम ना कर सकूँ। अभी आप ध्यान से पढ़ो, मैंने लिखा है कैन लीड टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। हमेशा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो ही ज़रूरी नहीं है। तो फिर मेरे हिसाब से जो आप कर रहे हो छोटा पार्ट बन सकता है। 20 KB का क्या करोगे? हाँ है ना? अगर 30 को मैं यहाँ डाल दूंगा तो फिर क्या करोगे उस 20 का? जबकि नीचे डाला तो कम से कम कुछ हो तो सकता है कि 70 तो मेरे पास फ्री पड़ा हुआ है। बाद में अगर हमारे पास 100 का आ गया, हमारे पास स्पेस है, फिर हमें हो सकता है
हाँ वो तो देखो, वो तो शायद करना ही पड़े। अगर मेरे साइज के अकॉर्डिंगली परफेक्टली प्रोसेस आ गए तो बहुत अच्छा हो गया, मेरा काम कम हो जाएगा, पर मुझे तो करना ही पड़ेगा ना, मैं उसके लिए तैयार हूँ ही। क्लियर हो गया? पर आप अगर यहाँ पे छोटा होल बना दोगे तो क्या हो जाएगा? तो कोलास्किंग भी हो सकती है, कंपैक्शन भी हो सकता है। कोलास्किंग तब होगी जब P2 फ्री होगा, तब मैं जोड़ सकता हूँ दोनों को, वरना मुझे कंपैक्शन करना पड़ेगा वो छोटा होल नीचे लाने के लिए। क्लियर हो गया? अभी 50 का होल है तो कम से कम ये तो है कि हो सकता है कोई और प्रोसेस आ जाए जो 50 का हो बाद में। क्लैरिटी हो रही है? ये सुनो, देखो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तुम भी सही हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, दोनों गलत हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस पे, कैसे प्रोसेस आ रहा है, कैसे एग्जैक्टली आपके होल्स खाली हैं, कौन सा होल कौन सा भर गया, किस में डालना है, दैट डिपेंड्स ओवर हियर। डन हो गया? इसीलिए हमेशा हमारी अप्रोच क्या जा रही है? हमारी अप्रोच जा रही है जी, दैट इज बेस्ट फिट एल्गोरिथम की अप्रोच। जो स्टोरेज प्लेसमेंट एल्गोरिथम में सबसे पहला एल्गोरिथम लिखो, बेस्ट फिट एल्गोरिथम। अब तुम ले रहे हो बेस्ट फिट एल्गोरिथम, है ना, कि सर जो कम से कम वेस्टेज करता है ना, आप वहां डाल दो। ठीक हो गया? ये है बेस्ट फिट एल्गोरिथम। डन। नेक्स्ट लिखो जी, फर्स्ट फिट एल्गोरिथम। अब बेस्ट ढूंढने के लिए टाइम लगेगा, बेस्ट ढूंढने के लिए टाइम लगेगा, सारे चेक करने पड़ेंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा मैं कहूंगा ऑप्टिमल तो कह सकता हूं मैं बेस्ट को, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है ना। दूसरा क्या लिखवाया? फर्स्ट फिट का मतलब क्या? जो पहले मिल गया वहां डाल दो। अब चाहे वो बड़ा है, चाहे वो देखो छोटा होगा तो मैं डालूंगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। 60 या 1 या 60 के भी हुआ तो 60 के तो डाल नहीं सकता मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट फिट का मतलब जो फर्स्ट सूटेबल मुझे मिला मैं वहां डाल दूंगा, तो मुझे ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? लिख लो ये लाइन इसमें, इन फर्स्ट फिट वी पुट द प्रोसेस into the first empty hole if we have enough space, into the first empty hole if we have enough space। ठीक है जी। अब मुझे बताओ इसमें सर्चिंग कहां से होगी? फर्स्ट फिट वाले में ऊपर से नीचे की तरफ जो मिला हम वहां पे डाल देंगे। क्लैरिटी हो गई? थर्ड लिखो, थर्ड है नेक्स्ट फिट, थर्ड है दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट फिट। इसके बारे में लिखो जी, इन दिस इट स्कैन्स द मेमोरी, it scans the memory from the last hole, and allocate the process where the hole is empty, and allocate the process where it is empty। वो ऊपर से ढूंढता है, ये नीचे ढूंढता है, बस दोनों में और कोई फर्क नहीं है। तभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फिट में वो ढूंढेगा क्या? फ्रॉम बिगिनिंग, और ये कहां ढूंढेगा? फ्रॉम लास्ट। लास्ट में जो भी आपको मिला वो उसमें डाल देगा। ठीक है? यहां थोड़ा सा एग्जांपल इंक्रीज कर लेते हैं। ये आ गया P4 और ये मेरे पास खाली जगह है, और ये खाली जगह है जी 100K की। ये मैंने कोई P4 को प्रोसेस दे दिया, फिर 100K हो गया, फिर 50K हो गया। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट फिट की, तो फर्स्ट फिट चलेगा जी ऊपर से। अब मैं 30K को देख रहा हूं, कहां डालूंगा? 50 पे। और अगर मैं देख रहा हूं जी नेक्स्ट फिट, तो कहां से देखूंगा? इस 100 वाले पे। ठीक हो गया? तो स्कैनिंग का फर्क है, और जहां उसको मिल गया वो डाल देगा, और कोई फर्क नहीं है दोनों में। नेक्स्ट लिखो जी, दैट इज वर्स्ट फिट। एक बेस्ट फिट था तो दूसरा वर्स्ट फिट है। अब तुमने बेस्ट फिट की बात कर रहे थे और मैं वर्स्ट फिट की बात कर रहा था, क्यों? सबसे बड़े में क्यों डालना है? ज़्यादा, हाँ, अगर कोई ज़्यादा स्पेस हो
मेरे प्रोसेस कम हो तो मुझे लग रहा है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब कोई मेमोरी जो होगी वो किसी और के लिए यूज हो सकती है। वही 30K 50K में डालकर मुझे लग रहा है कि 20K का शायद ही मुझे कोई प्रोसेस मिलेगा। तो अब ये डिपेंड करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक हो गया। अब ये ध्यान रखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैं कहूँगा कि धीरे धीरे इसने अपने आप को इंक्रीज किया, अपनी थॉट को, अपने चीज़ों को एनालाइज करना इंक्रीज किया। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से मेरा आंसर देना। अभी तुम MCA की क्लासेस ले रहे हो, तो जब आप कोई ऐसी कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आप नोटबुक लेकर आते हो मार्केट से, कितने साइज की ली नोटबुक? A4। मैं साइज पूछ रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ पेजेस पूछ रहा हूँ बेटा। 200 के आसपास। तुम्हें पहले बता कि 200 पेज भर जाएंगे? 200 तो भर ही जाएंगे, तो फिर 200 की क्यों ली है? जल्दी खत्म भी नहीं होगी और थोड़ा वो भी आ जाएगा। दो बातें कर रहे हो तुम, कह रहे हो कि भर जाएगी और जल्दी खत्म भी नहीं होगी। जब मुझे पता है कि मेरे पास 400-500 पेजेस लग सकते हैं, तो मैं 500 वाली कोई ले आऊंगा ना, कि मैं एक ही के अंदर रखूं। कैरी करनी इजी नहीं है, और मेरे हिसाब से सस्ती होनी चाहिए। हाँ, मतलब तुम थोड़ी बेस्ट अप्रोच ले रहे हो, पर 200 करके तुमने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। बचा भी सकते हैं। तो तुमने एक बार ज्वाइन कर लिया ना ऐसा कोई कोचिंग, पता लग गया ना क्या सब्जेक्ट है, तो स्टार्ट मैथ से किया होगा। और कई लोग होते हैं जो एक ही कॉपी में सब कुछ करते हैं, कई लोग होते हैं जो कंप्यूटर कॉपी अलग निकालेंगे, रीजनिंग अलग करेंगे। तो अगर मैथ्स का एक्सपीरियंस तुम्हें कहता है कि 400 पेज होगा, तो कंप्यूटर का कितना लगेगा? कम लगेगा। क्यों? प्रैक्टिस भी करनी है, सब कुछ करना है। इसमें हम इतनी प्रैक्टिस आउट नहीं क्वेश्चन करते, क्योंकि थ्योरी और कंसेप्ट ज़्यादा है इसमें, एंड फॉर्मूला है, तो कम लगेगा। ओके, रीजनिंग में और भी कम है, क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस है। ओके जी, रीजनिंग का, सॉरी क्वांट का, एप्टीट्यूड्स, मतलब सेम ही कॉपी लगा रही है। ओके, इंग्लिश 100 पेज भी ज़्यादा। मतलब जब तुमने एक एग्जैक्टली कर लिया तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है कि अब अगला एग्जैक्टली कैसा होगा। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम एक फंडे पे चलता है, वो होता है फीडबैक ऑपरेशन। क्या होता है? फीडबैक ऑपरेशन। जैसे हम आज की डेट में बात करते हैं ना कि AI ये देख रहा है कि ये आपके बिहेवियर को एनालाइज कर रहा है, ये एनालिसिस बहुत देर से चल रही है, पर इसको एनालाइज करने में लगता था टाइम। और ये एनालाइज कौन करता था? लाइक योर ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। अब अगर मानो कि अगर मैं तुम्हारे फोन की हिस्ट्री निकालना चाहूँ ना, एक होता है डिजिटल वेलबींग भी कहते हैं उसको, अगर वो निकालना चाहूँ ना, उससे मैं सीधा एनालाइज कर सकता हूँ कि तुम्हारा पूरा साल कहाँ जाता है फोन पे। कर सकता हूँ कि तुम ज़्यादा यूट्यूब देखते हो, या ज़्यादा किसी व्हाट्सएप पे हो, या ज़्यादा एग्जैक्टली किसी ब्राउजिंग पे हो, या ज़्यादा तुम इंस्टाग्राम पे हो। और अगर OS को पता लग गया कि तुम ज़्यादा किस पे हो, तो तुम्हारा वही एप्लीकेशन को पहले से ही स्टार्ट करके रख सकता है, क्योंकि तुम फ़ोन तो ऑफ करते नहीं हो, नहीं करते हो ना, बैटरी कम होने पे जल्दी चार्ज कर देते हो, तो बहुत ही कम होगा जब तुम ऑफ करोगे। और जब ऑफ करोगे तो सारे प्रोसेस बंद हो जाएंगे, तो तुम्हारा कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए जब ऑन किया जाए? अगर ज़्यादा यूज़ वाला मैं पहले ही ऑन कर दूं, तो तुम इंस्टाग्राम ऐसे करोगे, वो ओपन हो गया, तुम्हें क्या लगेगा? क्या फास्ट है, जबकि उसने क्या किया? पहले ही कर दिया। क्लैरिटी हो रही है? समझ आ रहा है यहां तक ये? तो ये एनालिसिस ऑपरेटिंग सिस्टम ने धीरे धीरे अपने साथ भी किया, क्योंकि अगर उसको ये देखना है कि मेरा जो यूजर है वो किस तरह का प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा बन जाएगा? वैसा बन जाएगा। आपने इनडायरेक्टली अपने OS को वैसा बना दिया। अब जब आप कहते हो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स बात करते हैं ना, तो वो तो पहले से ही जानते हैं मेरे पास क्या प्रोसेस आएगा, तो क्या अप्रोच फॉलो करेंगे? बेस्ट अप्रोच फॉलो करेंगे जहां पे टाइम कम से कम लगे चीजों में। क्लैरिटी हो रही है यहां तक? तो अब तुम कौन सा एल्गोरिथम फॉलो करोगे स्टोरेज प्लेसमेंट के ऊपर, ये कई OS को पहले से पता, डिपेंडिंग अपॉन योर बिहेवियर। क्लियर हो गया कि नहीं?
समझ आ गई बात यहाँ तक? तो धीरे धीरे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसी को क्या करता रहता है, कैश करता रहता है। इट्स नॉट कैश मेमोरी, कैश करता रहता है, उसे कैश कंसेप्ट कहते हैं। लाइक जैसे आप वेब ब्राउजिंग करते हैं, वेब ब्राउजिंग करते हो तो कुछ वेबसाइट्स हैं जो आप सपोज ओपन करते ही हो, तो क्या हो जाएगा, वो कैश में चले जाएगा। कैश का नुकसान, कैश का नुकसान, कैश मेमोरी की बात नहीं कर रहा मैं, फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को। कैश होने का नुकसान, कैश होना क्या होता है कि भाई ये प्रोसेस है जो यूजर हमेशा एग्जीक्यूट करता है आते ही, ये वेबसाइट है जो वो हमेशा एक्सेस करता है आते ही। इसलिए जैसे ही ब्राउजर पे वो ये यूआरएल लिखेगा, वो सर्वर के पास नहीं जाएगा, वो उस कैश फोल्डर में जाएगा, वहां से ही उठा के दे देगा। आगे मेरी बात समझ? ये होता है कैश का मतलब। कैश का मतलब कैश मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कैश का मतलब क्या होगा कि मैंने उसको उस यूआरएल के पेज को ना स्टोर करके रख लिया। अब जैसे ही यूजर ने किया जी google.com, मैं सर्वर के पास जाऊंगा, आऊंगा, टाइम लगेगा? नहीं करूंगा, सीधा कैश से उठाकर दे दूंगा, क्योंकि होम पेज तो वैसे ही रहेगा ना, होम पेज या वो वेबसाइट का पेज तो वैसे ही रहेगा, अनलेस बनाने वाले ने चेंज कर दिया हो, पर यूआरएल तो वही रहेगा। तो मैं आपको वही पेज दिखा दूंगा। आगे बात समझ? इसलिए कई बार क्या होता है कि जब तुम कोई वेबसाइट खोलते हो, तुम्हें वो यहीं की इंफॉर्मेशन दिखाता रहता है और तुम कहते हो यार सर जो चेंजेस हुई हैं ओरिजिनल वेबसाइट में वो दिख ही नहीं रही मुझे, यहीं से उठा के देख रहा है। क्लैरिटी हो गई? जब यहां से उठा के दिख रहा है तो क्या कहते हैं, कुकीज डिलीट करो, कैश डिलीट करो। क्यों कहते हैं कि भाई इसको डिलीट कर दे, फिर वो वहां से उठाएगा। क्लैरिटी हो गई? ये कैशिंग कंसेप्ट है। ऐसा ओएस भी अपने लिए मेंटेन करके रखता है कि ये प्रोसेस को इतना साइज ही चाहिए होता है। मेरा ये बंदा आज आ गया, इवन ओएस आज की डेट में विंडोज 11 इतना हो चुका है कि उसको पता है कि तुम कौन से महीने में कौन सी एप्लीकेशन को बहुत अच्छा यूज करते हो। तो प्रैक्टिकल फाइल कब बनती है? सितंबर, अक्टूबर या जो भी तुम्हारा मंथ होगा उसमें बनानी शुरू करोगे। वो उन मंथ्स के अंदर आप देखोगे आपका जो प्रोसेस, आपका जो वर्ड है वो बहुत फास्ट खुलेगा। ट्राई करना अभी, अगर तुम्हें ये चीज याद रही तो, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसको ये काम है, तुम्हारा ये काम थोड़ी ना है। तुम तो ये बोलोगे सर कि कैसे कॉपी पेस्ट करें या कैसे हम बनाएं और कैसे हम पेस्टिंग करें अपने आउटपुट्स को, तुम्हारी कंसंट्रेशन वहां होगी, पर वो ये काम करता है तुम्हारे लिए आज की डेट में। तो नए नए अपडेट्स में आ क्या रहे हैं, सिर्फ इंटरफेस होना चेंज हो रहा है, राइट? बहुत कुछ हो रहा है। एज लेमैन तुम देखते हो तुम्हें लगता ही नहीं कुछ हो रहा है, पर बैकएंड पे बहुत कुछ चेंजेस किए हैं उसने, बहुत सारी चेंजेस अपने लिए की हैं और यूजर के लिए की हैं। क्लैरिटी होगी यहाँ तक? ये शायद मैं तुम्हें बताया भी होगा, 2011-12 की बात है, गूगल ने न्यूज़ निकाली थी कि मैं ओएस लॉन्च करूंगा अपना, एक ऐसा ओएस लॉन्च करूंगा जो कभी हैंग नहीं होगा, क्योंकि विंडोज़ हैंग होता है और उस टाइम तो एक्सपी बहुत ही हैंग होता था। तो एग्जैक्टली उसने कहा कि हम लॉन्च करेंगे ऐसा जो कभी हैंग नहीं होगा। तो होते ना बाइट लेने वाले न्यूज़ वाले, वो जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के पास गए, और कौन था उस टाइम, वो बिल गेट्स ही था। कहते वो कह रहे हैं कि जी वो ऐसा वो करेंगे, वो हैंग नहीं करेगा और आपका तो हैंग होता है। कहते उनको बनाने तो फिर देखते हैं। अब एक्सपीरियंस तो उसके पास भी है बिल गेट का, कितने सालों का, तो उसको पता है कि क्या चैलेंजेस आते हैं। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और जो मैं जब करूँगा उसको प्रैक्टिकली, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि आप डेडिकेटेडली किसी एक काम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना रहे। अगर आप डेडिकेटेडली बनाओगे तो हम क्या कहेंगे उसे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके डेडलॉक्स बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि फिक्स जॉब्स हैं करने वाली, फिक्स हार्डवेयर है, फिक्स पता क्या करना है। और यहाँ यूज़र क्या है, कुछ भी नहीं पता। कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करता चला देता है, कुछ भी मांगता है कि मुझे कैमरा एक्सेस दे दे, अब मुझे ये एक्सेस दे दे, तो वो एक्सेस करना शुरू कर देता। ये सुनो, इवन तुम क्या कर सकते हो, किसी से कॉलिंग करो और कॉलिंग करके यूट्यूब भी चला दो, तुम्हें दोनों आवाज़ें आएंगी। किए कभी ऐसे? अब या तो यूट्यूब सुन लो या किसी कॉल सुन लो, बिल्कुल चलती हैं। क्लियर हो गया? अगर अलग अलग चीज़ चला रहे हो तो बिल्कुल चलेंगी इकट्ठी, और वो आपस में मतलब आपका माइक एक्सेस करने दे रहा है, आपका स्पीकर आपका माइक एक्सेस करने दे रहा है, देयर इज नो इशू। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब अब चीज़ें क्या हो रही हैं, चीज़ें आर बीइंग, वो धीरे धीरे करेगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं कि ट्रेडिशनली एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है,
हम ये पढ़ रहे हैं, इसकी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है ये तो पढ़ नहीं रहे। वी आर नॉट स्टडिंग द आर्किटेक्चर ऑफ विंडो 11। हम किसको पढ़ रहे हैं अभी भी? वो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे वो बना था और बनते बनते वो क्या क्या कर रहा है। समझ आ रही है बात? हाँ या ना? क्लियर हो गया? स्टोरेज प्लेसमेंट एल्गोरिथम भी क्लियर हो गया कि अब हम वर्स्ट फिट का क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये कम कर सकता है, क्या पता लीड ही ना करें उस तरफ को। क्लैरिटी डन? चलो जी अगला लिखो फिर। अब देखो यहां पे अगर आप मल्टीपल ऐसी चीजें क्रिएट करते हो तो कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में इतना सा काम हम कर सकते हैं। कोई और बेटर तरीका है इसे मैनेज करने का? नॉन कॉन्टिजियस के सॉरी कॉन्टिजियस के अंदर कोई और तुम्हें तरीका लगता है बेटर कि मैं मैनेज कर सकता हूं? कॉम्पैक्शन भी कर लिया, कोलास्किंग भी कर ली, फिक्स पार्टीशनिंग कर ली, डायनामिक पार्टीशनिंग कर ली, कोई और तरीका लगता है तुम्हें कि तुम और बेटर बना सकते हो उसको? नहीं? वो तरीका तो नॉन कॉन्टिजियस हो गया ना। मैं कॉन्टिजियस में पूछ रहा हूं, तुम्हें कॉन्टिजियस में कोई ऐसा तरीका लग रहा है कि जहां पे मैं ऐसा कुछ कर सकूं? एक बार देखो जरा, चाहे वो फिक्स पार्टीशनिंग है चाहे डायनामिक पार्टीशनिंग है, देखो क्या पता वो एक थोड़ा सा आइडिया को क्लिक करें अगर ऐसा कुछ है तो, क्योंकि पढ़ना तो सर हमने नॉन कॉन्टिजियस ही है, राइट? पर मैं कॉन्टिजियस में पूछ रहा हूं। नहीं? अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रोसेस आ गया जिसका साइज ज्यादा है आपके एग्जिस्टिंग फ्री होल से, ये पूरा 100 KB का फ्री होल है, कोई ऐसा प्रोसेस आ गया जिसका साइज ज्यादा है तो क्या करें? एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ओके नहीं करेंगे। पर अब मैं एग्जैक्टली ना मेरा ओएस इंक्रीज हुआ ना मेरा ओएस इंक्रीज हुआ। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरा, अगर मेरे पास साइज 200 KB है और मेरे पास फ्री होल 1000 KB है तो क्या मैं किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर सकता हूं? कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि आपको एक और चीज बताई थी, दैट इज द बिट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बताया था? बिट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मानो 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी प्रोसेस का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? दैट इज 2 raised to power 16 बाइट्स। मेरे पास भले ही 4 GB की रैम हो, 20 GB की रैम हो, पर हर प्रोसेस का साइज इससे ऊपर नहीं हो सकता। दैट इज इक्वल टू 64 KB। ठीक हो गया? दैट इज इक्वल टू 64 KB, इससे ऊपर नहीं हो सकता। अब अगर कोई मेरे पास 200 KB का प्रोसेस आ गया तो क्या मेरा 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एग्जैक्टली स्टोर कर सकता? द आंसर इज नो। इसके लिए क्या होना पड़ेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को इंक्रीज होना पड़ेगा। 16 बिट से क्या होना पड़ेगा? 32 बिट का होना पड़ेगा। अब ध्यान से सोचना मेरे इस क्वेश्चन को, तुम प्रोग्रामर हो, तुमने ये प्रोग्राम बनाया जिसका साइज 200 KB है, तो तुम प्रोग्रामर हो, तुमने एक प्रोग्राम बनाया जिसका साइज 200 KB है, मतलब तुमने कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम किसी के लिए सॉल्व की, बट वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि तुम्हें 200 KB की जगह की जरूरत पड़ गई। बट तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि तुम विंडोज यूज करो, लाइनक्स यूज करो, मैकिन्टोश यूज करो, सारे के सारे 16 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं।
तो मार्केट में कोई ओएस बचा ही नहीं, तो तुम क्या करोगे? तुम तो सीधा मना कर रहे हो, सर साइज मिलेगा ही नहीं, कर रहे हो ना मना। बेटा जितने वेरिएबल चाहिए थे, जितने तुम्हें चाहिए थे, तुमने सब कुछ कर लिया। 200 को 100 के नीचे कैसे ले आओगे, मुझे समझा दे। हाँ, अगर कंप्रेशन होगा 50% से नीचे तो नहीं होगा ना फिर। पर हमने अब तक सीखा ही कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन है, नॉन कॉन्टिजियस दुनिया में टेक्निक आई नहीं थी उस टाइम तक। 2⁻16 बाइट्स, अगर 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपका प्रोसेस का मैक्सिमम साइज कितना होगा? बाइट्स होता है, ये बिट्स तो 16 है। 16 बाइट्स के मेमोरी एलोकेट होगी। 2⁻16 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, हर कॉम्बिनेशन स्टोर करूंगा ना मैं, तो एक थोड़ा स्टोर करूंगा, इसलिए 2⁻16 बाइट्स बनेगा, एज अ मेमोरी ले रहे हैं हम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँ तो क्या बन जाएगा जी? बात तो वहीं आ गई कि सर फिर तो आपके पास है ही नहीं, और नॉन कॉन्टिजियस तरीका अब तक आया नहीं था। क्लियर? तो पहली बारी एक तरीका बनाया गया बाय द साइंटिस्ट, जिसको कहा गया दैट इज ओवरलेज। कैसे हो जाएगा? कैसे मेंटेन करोगे? कोई बुक रखी है अभी? बुक है अभी बैग में? बुक कह रहा हूँ, नोटबुक नहीं। नहीं है तो आधी बुक यहाँ ले और आधी बुक घर पे छोड़ देना। पॉसिबल है? तो चैप्टर वाइज ढूंढना पड़ेगा, सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे, तब तक ये टेक्निक आई नहीं थी। ये तो बात कर रहा हूँ, जो तुम मुझसे बात कर रहे हो वो क्या हो गया बेटा? नॉन कॉन्टिजियस। मैं नॉन कॉन्टिजियस की बात पहले कर ही नहीं रहा। कॉन्टिजियस से अगर नॉन कॉन्टिजियस करना पड़ेगा तो मुझे प्रॉब्लम ये आएगी कि मुझे पहले ही तोड़ना पड़ेगा। अब जब तुम्हारे पास बुक आई तभी तुमने डिसाइड किया कि मैं इसको कैसे ब्रेक करूं, या पहले डिसाइड कर लो कि मेरे पास जो भी बुक आएगी ना मैं 200 का ब्रेक कर लूंगा? नहीं कर सकते। क्यों? प्रॉब्लम आ सकती है ऐसी, और ऐसा हो सकता है कि 200 में से इंडेक्स ही इस तरफ आए, पहले पेज का इंट्रोडक्शन, और बाकी दूसरे में रह जाए। मतलब आने के बाद डिसाइड होगा, आने से पहले डिसाइड। और यहाँ प्रोसेस का साइज मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम कितना होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोग्रामर पे डिपेंड करेगा, यूजर पे नहीं। प्रोग्रामर पे जिसने बनाया होगा और उसकी exe फाइल का जो प्रोसेस बनेगा क्या साइज होगा वो उस पर डिपेंड करता है। क्लैरिटी हो रही है? तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या आया कि नॉन कॉन्टिजियस तरीका मार्केट में नहीं था, इससे पहले क्या बनाया गया था टेक्निक? ओवरलेस। ओवरलेस में क्या किया गया कि आपके एक प्रोसेस के अलग अलग मॉड्यूल बना दिए गए, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 0, मॉड्यूल 2, ऐसे मॉड्यूल बनाए गए। एंड इसको मैनेज करने के लिए एक ओवरले ड्राइवर बनाया गया, एंड इट इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर। ड्राइवर समझते हो ड्राइवर होता क्या? मतलब रियल लाइफ ड्राइवर की बात नहीं कर रहा हूं, बना तो वहीं से वर्ड है ये, पर ड्राइवर होता क्या? जो चलाने में काम आए। रियल लाइफ में भी ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी को चलाने में हेल्प करता है। यहाँ पे ये भी ड्राइवर क्या करेगा? आपके ओवरले को चलाने में हेल्प करेगा। प्रिंटर का ड्राइवर क्या करता है? प्रिंटर को चलाने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया? तो ड्राइवर, ओवरले ड्राइवर क्या करेगा? इन ओवरलेस को, इन मॉड्यूल्स को मेमोरी में डालना, मेमोरी से निकालना, राइट, प्लस कहां पे इसको मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए, कहां पे इसको हटा देना चाहिए, स्वैप आउट कर देना चाहिए, ये मैनेज करता था। क्योंकि अब इसका साइज तो हो गया 200 KB और मेरी रैम का साइज कितना है? 100 KB। तो सारा का सारा मॉड्यूल तो यहां पे नहीं आ सकता। अगर आ सकता फिर ओवरले क्यों करता? तो कोई एक या दो मॉड्यूल आटे में क्या आ सकते हैं? आपके उस रैम पे आ सकते हैं। डन हो गया यहां तक ये? तो ये ओवरले ड्राइवर टेक्निक और ओवरलेस का यूज किया गया था बिफोर नॉन कॉन्टिजियस। कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नॉन कॉन्टिजियस अब तक मार्केट में था ही नहीं, पहले बनाए ओवरले गया था।
पहले देखो क्या होता था ना कि मेरे पास अगर 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सारे के सारे प्रोसेस तो ऐसे नहीं होंगे जो साइज़ में बड़े ही होंगे, काफ़ी ऐसे होंगे जो छोटे होंगे, तो उसका काम तो हो जाएगा। पर मान लो कि अगर 99% से 1% ऐसा निकला कोई प्रोसेस जिसका साइज़ बड़ा होगा, तो उसको ओवरले के थ्रू मैनेज किया जाएगा। अब ओवरले जो मैनेज है, इसे आप कह सकते हो एक छोटा तरीका उस नॉन कॉन्टिजियस का। शुरुआत यहां से हुई थी, डायरेक्टली पेजिंग सेगमेंटेशन कंसेप्ट नहीं बन गए थे। पहले क्या बना था? ओवरले बना था। क्लियर हो गया कि अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे? क्लैरिटी हो गई। अब वही कॉपी की बात पूछ रहा हूं ना मैं, कि आपने अभी ज्वाइन नहीं किया एमसीए क्लासेस, तो आपने मार्केट से खरीद ली 200 की। अब 200 खरीद लिया तो आपको लगा कि सर अभी तो 2 महीने हुए हैं और अभी मेरी 200 की किताब भर गई है। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल मुझे इसका आंसर दो। 8 महीने के लिए तुमने पढ़ना है मैथ्स, 2 महीने में तुम्हारी 200 वाली पेज भर गई। अगली कॉपी कितनी बड़ी लोगे? 6 महीने पढ़े हैं तब भी 200। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपके अभी 8 महीने की मैथ्स क्लास पड़ी हुई है, 2 महीने में 200 पेजेस की कॉपी भर गई। अब आप नेक्स्ट कॉपी जो लोगे मार्केट से, वो कितने पेजेस की लोगे? 200। 400 लेगा। अब तुम 200 क्यों ले रहे हो? कैरी करना इजी है। ओके, तो आप ये भी अजम्पशन लेकर चल रहे हो। ओके, और क्या पता वही छोटे हो सकता है ना, क्या पता वही छोटे हो, क्योंकि अभी तो चैप्टर पढ़े ही तुमने, तो तुम्हें क्या पता। पर एजम्पशन तो ऐसे लगाते हैं कि नहीं लगाते? हाँ है ना? हाँ जी, वाई 200? चलो मान लेते हैं ठीक है, बस। ओके, कैरी करना इजी है। तो वेस्ट नहीं होगा, तो वेस्ट नहीं होगा। ओके, हाँ जी, 400। टाइम ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि जितना हमने अभी लगाया उससे ज़्यादा ही भरेगी अभी कॉपी, तो इसलिए हिसाब से मैंने सोचा कि ज़्यादा। ऐसा क्यों ज़्यादा ही क्यों भरेगी? चल, छोड़ने वाला कंसेप्ट तो छोड़ देते हैं ऐसा नहीं होगा। ऐसा बोला था ना कि पहले 2 महीने हो चुके हैं, अभी 8 महीने पड़े हैं, तो उस हिसाब से मैंने assume किया कि 4 टाइम ज़्यादा अभी टाइम पड़ा है, हाँ, तो उस हिसाब से कम डबल तो लगेगी कॉपी। और आपने ये अज्यूम किया कि अभी और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अब तो स्टार्ट ही हुआ है, तो और प्रैक्टिस जरूरत पड़ सकती है। चैप्टर छोटे भी हों पर एंड में प्रैक्टिस तो करोगे। तुमने कहा ना मैथ्स कॉपी ज़्यादा बड़ी लोगे, क्यों? कि प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। बट अब इन दोनों का मेन कंसेप्ट क्या था? पोर्टेबिलिटी का। ये कहते हैं कि सर अगर मैं बड़ी कॉपी ले भी लूँ तो मेरे लिए कैरी करना और उठाना बार बार और लाना, दैट इज़ मोर डिफिकल्ट। यस और नो? क्योंकि मे बी आप कुछ और भी कैरी कर रहे हो और भी काम कर रहे हो, मे बी आपको 200 की ही पेजेस ज़्यादा भारी लगती हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी जब आप कंसेप्ट पढ़ते हैं नॉन कॉन्टिजियस का, तो कंसेप्ट वही आता है कि मैं अगर एक प्रोसेस को तोड़ भी देता हूं तो उसका साइज कितना होगा। नॉन कॉन्टिजियस ऑलवेज कि पूरा का पूरा प्रोसेस मेमोरी में एलोकेट नहीं होगा। तो मैं अगर एक प्रोसेस को नॉन कॉन्टिजियस की तरह देखता हूं और मैं इस रैम में इसको डालना चाहता हूं, तो मेरा क्वेश्चन रैम में डालने से पहले यह है कि मैं इस पूरे प्रोसेस को कितना तोड़ूं, कैसे तोड़ूं, कैसे इसको नॉन कॉन्टिजियस बनाऊं, क्योंकि पूरा प्रोसेस अब मैं रैम में डालना नहीं चाहता। तो व्हाट इज योर लॉजिक? ये तो अभी भी 200 पे अटके पड़े हैं ड्यू टू पोर्टेबिलिटी, राइट? आप 200 से किस पे आ गए? 400। चलो अगले 4 महीने में 400 भर गई, कितने महीने बच गए? 2 महीने, चलो 4 बच गए। अब कितने के लेगा? 400। ओके, वेस्टेज हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो 200 करके ले लें तो वैसे भी चलेगा, तो ले सकते हैं कम, क्योंकि आपको लगता है पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी। अब देखो इसका पैटर्न फिक्स नहीं है, इसका पैटर्न वेरी कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक ये? तो ऐसे ही हमारे पास नॉन कॉन्टिजियस में क्या होते हैं? वन इज कॉल्ड पेजिंग टेक्निक, और पेजिंग का मतलब है फिक्स्ड साइज।
फिक्स साइज होगा। और दूसरा है हमारे पास दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन विच इज वेरिएबल साइज, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, इन्फोमैथ की अपनी एक एमसीए की किताब है, उस किताब में कितने पेजेस हैं? 1050 ले लेते हैं। 1050 को जब तुम पढ़ते हो तो एट टाइम तुम पूरी किताब पढ़ लेते हो, ऐसे होता है? जब किताब खोल के पढ़ना शुरू करते हो किसी पर्टिकुलर पेज से, टॉपिक से, तो वन टाइम में सारी किताब पढ़ लेते हो, ऐसा नहीं होता। पर पूरी बुक कैरी करके लाते हो, वो भारी नहीं है, वो भारी नहीं है। कुछ हाफ कर दें, हाफ कर लिया होगा, है ना? किस बेस पे हाफ किया होगा? कि ऐसे मैंने बुक उठाई और हाफ, ऐसे तो नहीं किया होगा। कैसे किया? मतलब 2 पार्टीशन नहीं है, 4 5 6 कुछ ऐसी पार्टीशन उन्होंने बनाई हैं। अब क्या सारे पार्टीशन का साइज सेम है? तो दे आर यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड सेगमेंटेशन। क्लियर हो गया? दे आर यूजिंग अ टेक्निक ऑफ सेगमेंटेशन। अब अगर इस किताब को तोड़ना चाहूं तो मैं कह सकता हूं, अगर 1000 पेज की आपकी किताब है तो मैं 200 पेज पे इसको तोड़ देता हूं, तो कितने हो गए हिस्से? 5। अगर 5 हिस्से हो गए तो मैं 5 हिस्से में ये किताब लेकर आऊंगा। तो आज मैं पढ़ना चाहता हूं मैथ, जिसका पहला चैप्टर पहले सेक्शन से ही शुरू होता है, और मैं पहला चैप्टर पढ़ूंगा तो अगर मेरे पास 200 देन अगेन 200 देन अगेन 200, 5 बना दिए मैंने पार्टीशन, और मैं ये पार्टीशन उठा के लेकर आता हूं, पार्टीशन नंबर 1, ताकि मैं पढ़ सकूं। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, जो मैथ का चैप्टर पढ़ना था वो तो आ ही गया, और मैं रिवाइज कर रहा हूं, तो मुझे लगता है मेरा वो पहला चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं है, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो ठीक है, डन। अब उसी का मुझे 4th चैप्टर उठाना है फर्स्ट के बाद, पहले वाले में ही है, पता नहीं, पहला पेज तो है जहां से पढ़ना शुरू करना, क्योंकि एट अ टाइम आप उस पार्टीशन को भी पूरा नहीं पढ़ते, आप उसमें से भी पेज बाय पेज रहते, लाइन बाय लाइन, पर पेज बाय पेज पढ़ते। तो जो पेज की मुझे इंट्रोडक्शन पढ़नी थी उस चैप्टर नंबर 4 की, वो तो है इसमें, इस वाले में है, तो मैं पढ़ लूंगा। अगला पेज नहीं, अगला पेज जाऊंगा ना, तो अगला पेज मैं ढूंढूंगा उससे। अगला पेज मैंने पलटा, वो भी इसमें मिल गया। फिर अगला पेज देखा तो इस पेज में है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? अगला पार्टीशन लूंगा। अब मैं आज घर से निकल रहा हूं कि आज मुझे 4 चैप्टर खत्म करना, और मुझे पता है कि मैंने जो तोड़े थे अपने बुक वो इक्वल पार्टीशनिंग के अकॉर्डिंगली तोड़े हैं, तो चौथा चैप्टर आधा यहां भी हो सकता है और आधा यहां भी, पॉसिबिलिटी है, पता नहीं मुझे, पर मैं देखूंगा ना निकलने से पहले। अगर सीरियस हूं पढ़ाई में तो देखूंगा कि यार 4 चैप्टर पूरा है कि नहीं है। अब दोनों में है, क्या करें? दोनों मुझे लाने पड़ेंगे, है ना? दैट इज द कंसेप्ट इज नोन एज पेजिंग। जब आप इक्वल पार्टीशन करते हो, 200 के इक्वल पार्टीशन कर दिए, तो आप क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हो? पेजिंग। और जब आप अपने चैप्टर वाइज कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे तोड़ दिया, दैट इज नोन एज व्हाट? सेगमेंटेशन। क्लियर होगी बात यहां तक? ये अब पेजिंग का मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नुकसान है, मैं नुकसान फायदे की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि पेजिंग का मुझे एक फायदा ये लग रहा है कि मेरे पार्टीशन का साइज इक्वल है ना? और इक्वल है तो मैंने 200 ही क्यों रखा था? मैंने 100 क्यों नहीं बनाया? मैंने 300 क्यों नहीं बनाया? मैंने 200 ही क्यों रखा? ठीक है, और ठीक है, और अगर हमारा एक कोई चैप्टर 200 पेज का है तो हमें क्या पता वो अलग अलग उसमें, अगर हमने 100 से कर लिया है तो ऐसा हो सकता है कि वो 3 में भी हो सकता है कि वो फर्स्ट तो उठाना मुश्किल हो जाएगा ना, ज़्यादा हमें कि 3 उठाने पड़ रहे हैं आपको।
अलग अलग आपको उठाने पड़ रहे हैं। बस ऑपरेटिंग सिस्टम भी जब भी कुछ उठाता है या जब भी कोई पेजेस कंसेप्ट यूज करता है, अब उसको तो उठाना नहीं है, उसे तो कैरी नहीं करना, बट वो जब भी ये काम करता है तो वो 2 रेज़ टू पावर की फॉर्म में पार्टीशन करता है हमेशा। और ऐसा क्यों करता है 2 रेज़ टू पावर में पार्टीशन? क्योंकि मेमोरी का साइज भी 2 रेज़ टू पावर की फॉर्म में ही होता है। क्लियर हो गया? मेमोरी का साइज भी 2 रेज़ टू पावर की फॉर्म में ही होता है। यही पढ़ते हो ना, 512 MB रैम तो 512 या 256 ऐसे पढ़ते हो। इसका मतलब कि जब मैं कभी किसी का साइज देखता हूं रैम का या किसी भी हार्डवेयर डिवाइस का, तो 2 रेज़ टू पावर की फॉर्म में ही मूव करेगा। इसलिए हर पेज का साइज जो होगा, हर पेज का जो उसने यहां पे साइज रखा होगा डिफाइंड, वो 2 रेज़ टू पावर की फॉर्म में ही एक्चुअली आपको मिलेगा। दूसरा रीजन क्या है इसका, व्हाई इट इज 2 रेज़ टू पावर फॉर्म? क्योंकि आपके पास देखो, अब मेरा एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मैंने 200 तोड़ दिया और मैं आपने बताया कि मेरे पास जो बुक है उसके पेजेस हैं 1050 और मैंने किसी को किताब दी और उसको बोला बाइंडर को कि भाई 200 के हिसाब से तोड़ना, ना एक पेज ज़्यादा ना एक पेज कम। तो क्या करेगा वो? ये करने के बाद एक 50 की पार्टीशन भी बना के देगा आपको। तो आपके पास 5 नहीं 6 हो गए अब, जिससे आप कैरी कर रहे हो बेसिकली, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि 50 एडिशनल बच गया। क्लियर है? पर मैं जब पार्टीशन का लॉजिक ले रहा था तो मैंने क्या बताया था उसको? 200 बताया था। अब जब आप एक प्रोसेस को तोड़ते हो तो हर प्रोसेस के पार्टीशन क्या मिलेगा आपको? इक्वल अनइक्वल? इक्वल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पेजिंग की। तो पेजिंग में हर पार्टीशन जो प्रोसेस का मिलेगा क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। अब इसे पार्टीशन नहीं कहते, इसे कहते हैं एक पेज। हर पेज का अपना क्या होता है? एक नंबर। क्लैरिटी हो गई? हर पेज अपना क्या होगा? एक नंबर होगा। सेकेंडली, अगर आपके पेज का साइज, मैं इस पेज की बात कर रहा हूं, हर पेज का साइज आपके 200 का है, तो आप जब इसको रैम पे एलोकेट करोगे तो रैम के भी कितने हिस्से होंगे? 200 का ही हिस्सा होगा। पता नहीं नंबर कितने होंगे इसके, पर साइज क्या होगा? 200 ही होगा। क्लैरिटी होगी जी, हाँ या ना? कोई डाउट है? तो कहने का मतलब ये कि अगर ये 200 का है तो वो 200 का होगा। अब मैं कहता हूं कि मेरा पेज साइज ना 200 का नहीं है, मेरा पेज साइज जो है दैट इज ऑफ 16 KB या 16 बाइट्स, कुछ भी कह लो। तो अगर ये पेजेस हर एक के 16 के हैं, इनका साइज 16 है, तो ऑब्वियस है कि मेरे पास ये भी क्या मिलेंगे? अब 16 के ही मिलेंगे। बात समझ आ रही बेटा, हाँ या ना? कोई डाउट है? तो मानो कि अब तुमने 16 पेजेस का एक एक पार्टीशन बना दिया। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट किसी को? अब टेक्निकल वर्ड समझ लेना, ये जो मैं बोलने वाला हूं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पेज। और रैम के इस एरिया को क्या कहते हैं? फ्रेम। क्या वर्ड यूज करते हैं? फ्रेम। तो हर पेज एक फ्रेम में जाएगा। तो क्या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी? कैसे? सिर्फ एंड वाले पार्ट की बात हो सकती है, बाकियों में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, पर चांसेस तब भी हैं, क्योंकि मैंने कहा ना 200 करके 100 बच गया, 50 बच गया आपके पास। ऐसे ही प्रोसेस जरूरी थोड़ी ना प्रोसेस भी 16 के ही फैक्टर में होगा, मल्टीपल में होगा। वो तो हो सकता है कि मेरे पास एक 2 का बच गया हो। अगर ये 2 का बच गया तो इस पूरे 2 को मैं पेज नंबर 5 कहूंगा। क्लैरिटी हो गई? पेज नंबर 5 कहूंगा, ये ध्यान रखना। एंड ये पूरा का पूरा पेज किसी एक फ्रेम में जाएगा। जिस भी फ्रेम में जाएगा बाकी के 14 क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। एंड दैट इज नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि आपने फिक्स पार्टीशनिंग की है। फिक्स पार्टीशन ऑलवेज लीड टू इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये पहले ही बात की थी हमने। समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा?
तो नॉन कॉन्टिग्यूअस में पेजिंग की टेक्निक क्या है, दैट इज हर एक पेज एक फ्रेम पे जाएगा। ठीक होगी बात यहां तक ये। और क्योंकि मेरे फ्रेम और पेज का साइज सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक फ्रेम को, एक पेज को एक फ्रेम में जाने के लिए। डन यहां तक? किसी को डाउट है तो पूछ लो यहां तक, क्योंकि अब और टेक्निकल मूव करेंगे इसके अंदर, हम और टेक्निकल टर्म्स में मूव करेंगे, इसलिए यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जी। आगे समझ? 2 लाइनें लिखो। when we divide a process, then each partition is known as a page. When we divide a process, then each partition is known as a page. Clear? And when we divide the RAM, then each partition is known as frame. आगे बात समझ यहां तक? ठीक है जी। अब इसके साथ एक और पॉइंट लिखो, पेज साइज इज इक्वल्स टू फ्रेम साइज। लॉजिक क्या हमारा कि पेज साइज इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, फ्रेम साइज होगा। अगली लाइन, ईच इंस्ट्रक्शन इन अ पेज, is known as offset. ठीक है जी। अब जब आप पूरा का पूरा पेज एक फ्रेम में लोड कर देते हो, ध्यान से देखो बेटा इसको, ये पूरा का पूरा पेज आप एक फ्रेम में लोड कर देते हो तो फ्रेम में भी कितने होंगे, अगर ये 8 बनाए मैंने तो यहां पे क्या होंगे, 8 इंस्ट्रक्शंस होंगी। हाँ है ना, ये सुनो बेटा, 8 आपकी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। अब क्या सीपीयू को पूरा पेज चाहिए? क्या सीपीयू को पूरा पेज चाहिए? मैं पूरा प्रोसेस नहीं कह रहा, पूरा पेज कह रहा हूं। पेज 0, पेज 1, पेज 2, क्या उसे पूरा पेज चाहिए? एक इंस्ट्रक्शन चाहिए। मतलब हमेशा मुझसे जो सीपीयू मांगेगा वो क्या मांगेगा, ऑफसेट। सीपीयू को क्या चाहिए, एक इंस्ट्रक्शन चाहिए, और एक इंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसकी ऑफसेट होगी। जैसे आप जब एक पार्टीशन 200 का रखेंगे भी, पढ़ेंगे तो एक पेज ही, हाँ है ना, ये तो नहीं कि पूरी बुक पढ़ लोगे 200 की। आंसर इज नो। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? तो ऑफसेट की इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई कि कैसे करेगा। ठीक है। अब रैम पे फ्रेम में एक ऑफसेट का होता है फिजिकल एड्रेस। रैम पे एक ऑफसेट का होता है फिजिकल एड्रेस। एग्री करते हो? क्योंकि रैम पे तो मैं फिजिकल एड्रेस से ही काम करूंगा। पेज में जब आप बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, एक एक इंस्ट्रक्शन होगी। तो आप ध्यान से देखो कि चाहे पेज का ऑफसेट हो या फ्रेम का ऑफसेट हो, दोनों का एड्रेस सेम ही होगा। दोनों का एड्रेस सेम होगा? नहीं। अब देखो दोनों का एड्रेस सेम कैसे होगा। सेम ऐसे होगा कि मैं बात कर रहा हूं एक फ्रेम की, मैं बात कर रहा हूं एक पेज की। अगर आप उस फ्रेम और उस पेज को देखोगे दोनों को, तो अगर यहां पे वो 1 है तो वहां पे भी वो 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? समझना ध्यान से, यही होगा।
अब मेरे पास जब सीपीयू एड्रेस देता है, तो सीपीयू जब मुझे एक एड्रेस जनरेट करेगा, दैट एड्रेस इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, अब अगर आपको किसी को यहां का एड्रेस बताना है, क्या बताओगे? पहुंच जाएगा? मतलब पहले आपने इसको तोड़ा है क्वाइट ऑफिस 10 पे एक, फिर दूसरा क्या है? सेक्टर 35 ए, आपने 35 तोड़ा और उसके बाद ए तोड़ा, फिर चंडीगढ़, फिर आपने चंडीगढ़ एग्जैक्टली बताया, और कुछ बच गया जो यहां तक पहुंचने के लिए चाहिए? हाँ, अगर बिल्कुल ही बाहर से आ रहा है तो क्या चाहिए? इंडिया चाहिए। क्लैरिटी होगी? ऐसा नो है ना? और ये पीसेस में टूटता है हमेशा किसी का एड्रेस, मुझे एक ही जगह पे किसी का एड्रेस नहीं मिलता। तो यहां पे भी जो सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, उसमें हमारे पास एक होता है ऑफसेट। ठीक हो गया? एक मुझे क्या मिलेगा? दैट इज माय पेज नंबर। क्या मिलेगा? पेज नंबर एंड द ऑफसेट। ठीक हो गया? अब अगर मैं पेज नंबर 0 की बात करूं, अब ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुन लो और इसका अब जो टेक्निकल पार्ट है वो सुन लो। मेरे ना एक प्रोसेस के कितने पेजेस बनेंगे? तो फिर मैं पेज नंबर की लिमिट क्या रखूं? क्योंकि ये तो बाइनरी है सारा। आर्किटेक्चर मेरा 16 बिट का हो, 32 का हो, 64 का हो, उसमें कुछ तो मैटर करेगा, कुछ तो मैटर करेगा, हाँ या ना? मतलब अगर मैं कहता हूं कि मेरा हर पार्टीशन, एक एग्जांपल हो बड़े ध्यान से, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास प्रोसेसर साइज कुछ भी हो, बट मैं जो हर पार्टीशन बनाऊंगा वो बनाऊंगा जी 1024 का, मतलब एक पेज का साइज होगा 1024। ठीक हो गया? और मैंने कह दिया कि मैं एक पर्टिकुलर, देखो मैं पेज का साइज क्यों फिक्स कर रहा हूं? क्यों फिक्स कर रहा हूं? ताकि मैं अपना ऑफसेट फिक्स कर सकूं। अगर एक पेज का साइज मैंने बोला 1024, तो इसका मतलब कि जो मेरे पास 1024 को रिप्रेजेंट करना है वो कितने बिट्स लगेंगे? 10 बिट्स लगेंगे, हाँ या ना? क्योंकि 0000 करते हुए कितना 2⁻10 इज 1024, तो 10 बिट का मेरा ऑफसेट हो जाएगा। आगे बात समझ? अगर मेरे पास आर्किटेक्चर है 32 बिट्स का, तो मेरा एड्रेस भी 32 बिट का होगा। 32 बिट्स में से 10 बिट किसको दे दिए? तो बाकी कितने बचे? तो 22 बिट से मैं अपने पेज नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आगे समझ आया ना? फिर रिपीट करूं एक बारी, सुनो ध्यान से। मेरा एड्रेस है 32 बिट का, मतलब ये पूरा पेज नंबर ऑफसेट मिलाकर कितना होना चाहिए? 32 बिट। अब मुझे ये बता दो ऑफसेट का या पेज नंबर का साइज कितना है? ऑफसेट आप बताओ कितना लेना है? मानो मैं लेता हूं सर, ऐसा करते हैं सर, यहां लेते हैं इसका साइज दैट इज 4096, एक पेज का साइज। ठीक हो गया? एक पेज का साइज अगर 4096 है, इस पेज का साइज अगर 4096 है, इसका मतलब अगर मैं एक बाइट की एक इंस्ट्रक्शन लेता हूं तो मेरे पास 4096 ऑफसेट्स हो गए। 8 नहीं है, कितने हो गए? 4096 ऑफसेट्स हो गए। ये मतलब है इसका। अब 4096 को बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाएगा, कितने बिट्स लगेंगे? 12। इसका मतलब 12 बिट्स का मेरा क्या हो गया? और बाकी कितने बच्चे 32 में से? 20 बिट्स के आपके क्या हो गए? पेज नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में आपको हेल्प मिलेगा। आगे बात समझ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इट इज जस्ट लाइक कि मेरे पास मानो कि चंडीगढ़ में 60 सेक्टर्स हैं और हर सेक्टर में 4000 घर हैं। ठीक हो गया? तो जो सेक्टर हो गए मैं उसको कहता हूं पेज नंबर, और जो घर हो गए वो किसके लिए हो गए? मेरे ऑफसेट के लिए। डन हो गया? तो आपको पेज नंबर चाहिए कि आपको पर्टिकुलर एक ऑफसेट चाहिए? क्या चाहिए? दोनों चाहिए।
आपको एक पर्टिकुलर पेज नंबर का ऑफसेट चाहिए। क्लैरिटी होगी हाँ या ना? समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? कोई डाउट? कोई डाउट? पक्का? तो क्या सोचकर बनाया जाएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। हम तो ये पढ़ रहे हैं कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कुछ डिसाइड करेगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, यहां तक हमें तो ये समझना है। अब मैं थोड़ा इसी पे ही रुका हूं अभी, लॉजिकल एड्रेस पे, मैं आगे नहीं जा रहा। इसको और उसके और थोड़ा गहराई से समझना। जो मैं समझाना चाहता था कि हर ऑफसेट का एक ही एड्रेस होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो मैं एग्जांपल छोटा कर देता हूं ताकि आप बाइनरी को समझ सको। मेरे पास जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर है, सीपीयू जो जनरेट करेगा वो जनरेट करेगा 8 बिट्स का टोटल एड्रेस। ठीक होगी बात? अगर वो 8 बिट का टोटल एड्रेस जनरेट करेगा तो मैंने यहां पे 3 बिट्स रख दिए पेज नंबर के लिए और 5 बिट्स रख दिए ऑफसेट के लिए। दिस इज फॉर पेज नंबर एंड दिस इज फॉर ऑफसेट। ठीक हो गया? मतलब हर प्रोसेस के मैक्सिमम कितने पेजेस हो सकते हैं? हर प्रोसेस के मैक्सिमम कितने पेजेस हो सकते हैं? 8। 8 से ऊपर हो ही नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्लियर है? क्यों? क्योंकि 3 बिट यूज हो रहे हैं तो किसी को नंबर 000 मिलेगा और लास्ट वाले को इससे ऊपर मिल सकता है। मतलब हर प्रोसेस के मैक्सिमम कितने पेजेस होंगे? 8। 8 से ऊपर नहीं हो सकते। इतनी क्लैरिटी हो गई? अब बाइनरी आती है? बाइनरी आती है? पक्का? सोच लो। क्या लिखा है ये? पहले ऊपर वाली वैल्यू क्या है? नीचे, फिर 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 मतलब 2 बिट का 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 चलता रहेगा। इसने फर्क डाला, बस इसने फर्क डाला, वरना बाकियों में फर्क नहीं था। समझ आई मेरी बात? अगर मैं ऑफसेट के लिए 5 बिट ना रखूं, मैं ऑफसेट के लिए रखता हूं सिर्फ 2 बिट्स और मैंने बाकी जो मेरे बच गए बिट्स 6 वो मैंने किससे रख दिए? पेज नंबर के लिए। चलो और छोटा कर देते हैं कि मेरा जो पेज नंबर है ना, जो मेरा पेज होंगे वो पेज सिर्फ मेरे हो सकते हैं दैट इज 1 बिट। मतलब कितने पेज हो गए? 2 पेज से ऊपर में पेज नहीं ले रहा। मतलब मेरा सीपीयू कितने आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है? 3 बिट्स पे। छोटा एग्जांपल ले लिया। और अब मेरा ऑफसेट देखोगे तो ये लाइन लगा दूं, बिल्कुल ठीक है। दिस इज फॉर, दिस इज फॉर। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, हर पेज नंबर के ऑफसेट की काउंटिंग सेम होती है। अब आई मेरी बात समझ? इसका मतलब फर्क नहीं है। चाहे पेज 0 लूं उसके पहले का भी नंबर 00 होगा, चाहे पेज 1 लूं उसके पहले का। और मैं ये आपसे फिजिकल एड्रेस की बात कर रहा हूं, क्योंकि फिजिकल एड्रेस में एंड में बदलेगी चीज। एंड में तो रिपीट करती है ना कुछ देर बाद, और पहले की, इसका मतलब लेफ्ट साइड की चीज बदली तो वो प्रॉपर एड्रेस बदलेगा, वरना क्या होगा? सेम ही चलेगा। अब क्लियर हो गया? इसका मतलब कि अगर मेरे पास 2 फ्रेम भी हुए बेटा, ये देखो 2 फ्रेम हुए बस, और 2 फ्रेम में 4 ऑफसेट हैं। इसको थोड़ा सा बाहर निकालता हूं कि पेज नंबर डिफरेंस आ गया। तो दिस इज माय फ्रेम नंबर 0, दिस इज माय फ्रेम नंबर 1। जिनकी नंबरिंग क्या होगी बाइनरी में? 0 and 1। इसकी नंबरिंग क्या होगी? इसकी, इसकी, इसका, इसका, अगला, अगला, अगला। समझ आ रही है बात? एंड के तो जो फ्रेम ऑफसेट के लिए रखोगे वो तो रिपीट करते रहेंगे एक टर्म के बाद, इसलिए हर ऑफसेट की नंबरिंग क्या चलती है? सेम चलती है। बदलता क्या है? फ्रेम। या क्या बदलता है? पेज।
अब बात समझ आ गई, क्लैरिटी हो रही है यहां तक ये। अब सीपीयू क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस? लॉजिकल। फिजिकल कर दें तो मैं इतना सीखूं ही क्यों, डायरेक्टली वहां जाऊंगा, उठाऊंगा और दे दूंगा उसको। बट वो क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस। अगर वो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, ये आगे चलूं, समझ आ गया यहां पे, राइट? अगर वो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है तो उसको पेज नंबर पता है और उसको क्या पता है, ऑफसेट पता है। वो इसका मिक्स करके मुझे देता है, मिक्स करता है। मुझे नहीं पता कि पेज नंबर और ऑफसेट एग्जैक्टली कौन सा है, वो कौन डिसाइड करेगा, ओएस। कि ओएस बताएगा कि भाई अगर तू 8 बिट का एक एड्रेस जनरेट कर रहा है तो मैं किसके लिए कितने रख रहा हूं। सीपीयू नहीं बताता कि किसके लिए कितने रख रहा हूं, सीपीयू तो ये बताएगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एड्रेस चाहिए जी 008 ले रहा हूं ना, तो मानो ये है 4 बिट का ऑफसेट ले लेते हैं, 4 ही बिट का पेज नंबर लेते हैं, तो मेरा सीपीयू ये एड्रेस जनरेट कर रहा है, बस उसने ये जनरेट कर दिया बाइनरी नंबर। और ये ओएस डिसाइड करेगा कि मैं 4 पेज नंबर के लूंगा और 4 ऑफसेट लूंगा, सीपीयू डिसाइड नहीं करता ये। आगे बात समझ यहां पे। अब होगा क्या कि जब मैं एक प्रोसेस की बात कर रहा हूं अभी P1 की, तो P1 का ये मेरा पहला पेज, ठीक है, ये मेरा दूसरा पेज, ये मेरा तीसरा पेज और ये मेरा हो गया जी चौथा पेज। 4 पेज मैंने यहां बना लिए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 16, पर जरूरत थोड़ा मेरा प्रोसेस इतना बड़ा हो। और हर एक का साइज कितना होगा, इतना तो होगा ही, कितना, 16, मतलब 0 से लेकर 15 ऑफसेट है, 0 से लेकर 15 ऑफसेट है। ये लास्ट वाला है कि नहीं है पता नहीं, पर बाकी तो है। ठीक हो गया, 0 से 15 ऑफसेट एग्जिस्ट करता है। अब जैसे ही ये आया, ये लॉजिकल एड्रेस आया, तो सीपीयू ने जैसे जनरेट किया, ओएस ने इसको डिवाइड कर दिया 4-4 में। सीपीयू के इस पहले 4 एड्रेस से मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो निकालेगा कि कौन से पेज नंबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पेज नंबर 1 की, मतलब वो जाएगा आपके 1 के पास। ठीक हो गया। अब 1 में किस ऑफसेट की बात हो रही है, बोलो किसकी बात हो रही है। ये भी यहां ढूंढूंगा, नहीं ढूंढूंगा, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे एक इंस्ट्रक्शन रैम पे नहीं ले जानी है, पूरा पेज ले जाना है। तो मैं अपना टाइम वेस्ट ऑफसेट में ढूंढने थोड़ा करूंगा। क्लैरिटी होगी यहां से। अब ये जो मैं मेंटेन कर रहा हूं पेज, ये साथ में मैं ये एक टेबल मेंटेन कर रहा हूं। टेबल क्या मेंटेन कर रहा हूं कि ये पेज जो है वो कौन से फ्रेम में है, उसका फ्रेम का नंबर यहां होगा। फ्रेम का क्या होगा, फ्रेम का नंबर यहां पे होगा। क्लियर हो गया। तो मान के चलो कि राइट नाउ मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रेम्स हो गए विद 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 8 हो गए। ठीक है, और इसके आगे फ्रेम लिखा हुआ है 0 1 0, ये लिखा हुआ है ना, ये फ्रेम का एड्रेस हो गया। 3 बिट चाहिए फ्रेम के लिए, तो ये 3 का एड्रेस यहां डाल दिया। व्हाट इज 0 1 0, 2। इसका मतलब अब मैं जनरेट करूंगा यहां पे फिजिकल एड्रेस। तो सीपीयू ने फ्रेम नंबर यहां से उठाया, फ्रेम नंबर यहां से उठाया, और ऑफसेट डायरेक्टली यहां से उठा लिया। डन हो गया। ओएस ने ऑफसेट डायरेक्टली यहां से यहां डाल दिया, और यहां से पेज का क्या उठाया, फ्रेम उठाया। तो अब मेरा फिजिकल एड्रेस क्या हो गया, 0 1 0 1 1 0 1। ये फिजिकल एड्रेस है मेरी एक इंस्ट्रक्शन का। आगे बात समझ। इसका मतलब सीपीयू ने ये लॉजिकल जनरेट किया था, ध्यान से देखो, और ये फिजिकल जनरेट हुआ। क्या फर्क है दोनों में, एंडिंग के 4 तो सेम ही होंगे बिकॉज ऑफसेट तो सेम ही होगा। फर्क क्या होगा कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है, सिर्फ इसी का फर्क है ना, कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है। जरूरी है कि पेज 1 फ्रेम 1 में ही हो,
कहाँ हो सकता है? कहीं भी हो सकता है। तो वो फ्रेम नंबर यहां पे होगा, उसका नंबरिंग यहां पे होगी। क्लियर हो गया यहां तक ये? और अभी पूरा प्रोसेस समझना, पहले अभी लिखना कुछ नहीं है हमने, हमें सब समझना है। यहां फ्रेम नंबर हुआ, इधर गया। अब जब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन तक पहुंचेगा तो देखेगा फ्रेम नंबर क्या है? 2, और ऑफसेट कौन सा है जी? 1101। जो भी 1101 होगा वो इंस्ट्रक्शन उठाएगा और किसको देगा जी? सीपीयू को देगा कि भाई तू प्रोसेस कर ले इस इंस्ट्रक्शन को। पढ़ा है ना एड्रेसिंग मोड? तो एड्रेस तो मिलना चाहिए, एड्रेस ऐसे मिलता है उसको, तब पता लगता है कि हाँ यहां वो चीज पड़ी हुई है और यहां से उठा के वो किसको देगा? सीपीयू को देगा। आई बात समझ की नहीं आई? क्लैरिटी हो गई? अब इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, क्या है सुनते हैं। पर प्रोसेस समझ आया कि नहीं आया? बाइनरी पे काम कैसे हो रहा है, क्लियर हो गया? नंबर वैसे ही आ रहा है जैसे हम पीछे कर रहे थे अभी, मतलब एल्गोरिथम हम सब कर रहे थे कि मेमोरी में कहाँ पे जा रहे हैं। मैं समझा नहीं, फिर बोलना। मतलब जैसे यहाँ पे फ्रेम नंबर है वो कहाँ से आ रहा है उसके पास? हाँ, उसकी बात करनी है अभी, ये क्लियर है? राइट। अब जब जैसी प्रोसेस एक आपका बनता है तो आपको पता ना कि कुछ ऐसे फ्रेम्स होंगे, बाय द एक्सपीरियंस कह लो या कुछ बाय डिफॉल्ट कह लो, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ पेजेस को फ्रेम पे लोड कर देगा, और जब वो लोड करेगा तो उसका फ्रेम नंबर यहां पे नोट कर देगा। क्लैरिटी हो गई? उसका फ्रेम नंबर क्या होगा? यहां पे आ जाएगा, यहां से उसको मिला इनिशियल फ्रेम नंबर। अब मान के चलो कि अब तक मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने सिर्फ 2 पेजेस को लोड किया था ऐसे, मतलब मेरा जो पेज 1 है वो कहां पड़ा हुआ है? इधर पड़ा हुआ है। और पेज 0 कहां पड़ा हुआ है? 0 वाले फ्रेम में पड़ा हुआ है। क्लैरिटी हो गई? अब मेरा सीपीयू मेरे लिए जनरेट कर रहा है एड्रेस, इतना क्लियर है ना? अब सीपीयू मेरे लिए एड्रेस जनरेट करता है, ऑफसेट चलो कुछ भी हो, बट वो मेरे लिए पेज जनरेट कर रहा है, दैट इज 011। ठीक हो गया? 0011। अब क्या होगा? 3, वो 3 पे जाएगा और 3 के आगे देखेगा कि यहां पे मेरे पास कोई भी क्या फ्रेम नंबर नहीं है। अगर फ्रेम नंबर नहीं है, इसको हम कहते हैं पेज फॉल्ट। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? पेज फॉल्ट। कि भाई मैं तो ढूंढ रहा था पर मुझे वो चीज नहीं मिली। अब क्या करेगा ओएस? सीपीयू कहता है मुझे ये पेज, ये ऑफसेट चाहिए इस पेज का, और ओएस ने उसे कोई फ्रेम दिया नहीं। जब तक कोई चीज रैम पे नहीं आती वो सीपीयू को नहीं मिलेगी, मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूं। इसका मतलब कि अब मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस पेज को ट्राई करेगा किसी फ्रेम पे लोड करने के लिए। किसी भी फ्रेम पे करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फ्री मिलना चाहिए। तो मुझे मिल गया पेज 7 फ्री, सॉरी फ्रेम 7 फ्री। अगर फ्रेम 7 मिला तो यहां क्या लिख दिया मैंने? तो जितनी देर में मैं ये ढूंढ रहा हूं, ढूंढ के लगा रहा हूं, लगा के यहां स्टोर कर रहा हूं, सीपीयू वेट कर रहा है। सीपीयू वेट ही कर रहा है कि भाई तू फ्रेम में डालेगा, फिजिकल एड्रेस देगा तो मैं उठाऊंगा, हाँ है ना? तो इस टाइम पे जब पेज फॉल्ट का सर्विसिंग चल रही है तब तक सीपीयू काम नहीं करेगा। तो क्या आप चाहते हो कि आपके सिस्टम में पेज फॉल्ट ज़्यादा हो या कम हो? कम होगा तो मतलब वो एफिशिएंटली काम कर पाएगा और टाइम वेस्ट कम होगा। क्लैरिटी होगी यहाँ तक ये? अब जैसे ही मेरा 111 आया तो मेरा ये जो पेज 3 है वो यहाँ लोड हो चुका है। अब वो जो प्रोसेस बताया था वो शुरू हो जाएगा। 111 कहाँ जाएगा? इधर, इधर स्टोर होगा जी 111। ऑफसेट में सेम ले रहा हूँ, तो यहां से जाएगा जी इधर, इधर जाएगा यहाँ पे, इधर जाके उसने वैल्यू ढूंढी, यहां से कहाँ गया? सीपीयू के पास। ये प्रोसेस है। कोई डाउट है? ये जो ये टेबल है प्रोसेस का, प्रोसेस ऑफ फ्रेम वगैरह, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, बात करते हैं अभी। ये क्लियर है? डन यहाँ तक? अब ये जो टेबल है आपका, इस टेबल में एक और चीज होती है। इस टेबल में एक और चीज क्या है कि क्या एलोकेटेड है कि नहीं है। ठीक हो गया? अब क्या आपका ये एलोकेटेड है? है? ये है? ये है? ये है? ओके, इतना क्लियर है? अब मान लो कि मुझे ये पता ना कि मेरा सिर्फ P1 थोड़ा चल रहा होगा, P2 भी चल रहा होगा, P3 भी चल रहा होगा, P4 भी चल रहा होगा, और सारों ने फ्रेम को भर दिया।
भाई मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ नॉन कॉन्टिजियस में भी, तो सिर्फ एक प्रोसेस के लिए कर रहा हूँ और सारों के लिए कर रहा हूँ, उनके पेजेस भी तो होंगे रैम पे, हाँ है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि मेरा रैम के सारे फ्रेम भर गए, पर प्रोसेस 1 का पेज 2 लोडेड तो नहीं है, नहीं है लोडेड, क्या करें, स्वैप करेंगे। अब स्वैप करने के लिए कौन काम आएगा मेरी साथ मेमोरी में, वर्चुअल मेमोरी। क्या कंसेप्ट बनाया गया है, वर्चुअल मेमोरी। अब ये जितना भी आप पेजेस रखते हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रोसेस आया, क्या पढ़ा हमने, प्रोसेस आया, आपने उसके टुकड़े किए, पार्टीशन किए, तो क्या बन गए, पेजेस बन गए। पेज बने कि नहीं बने, ये पेजेस कहां पड़े हैं, ये पेजेस कहां पड़े हैं, अभी तो बताया फ्रेम में कब जाएंगे, रैम में कब जाएंगे, जब आप लेकर जाओगे और उसे फ्रेम मिलेगा। अभी कहाँ है, दैट इज वर्चुअल मेमोरी। कहाँ पड़े हैं, वर्चुअल मेमोरी में पड़े हैं। इसका मतलब ये हो गया, अब देखो धीरे धीरे खोल रहा हूँ सारी चीज़ें, तो समझना कि जैसे ही आपने किसी प्रोसेस को क्लिक किया, और मैं पेजिंग टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जैसे ही वो क्लिक हुआ, क्लिक होने के बाद आपके एक पेज, जो जितने भी उस पेजेस बने होंगे वो सारे वर्चुअल मेमोरी में बनेंगे, रैम पे कोई नहीं गया। क्लियर हो गया, मतलब रैम खाली है इस टाइम, मेरी फ्रेम सारे खाली हैं। फिर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया कि कुछ पेजेस, मतलब ये पेज बन गए, और इस पेज के साथ ही, इस प्रोसेस के साथ ही उसने एक टेबल बनाया। उस टेबल में क्या गिवन है, उस टेबल में गिवन है दैट व्हाट इज माय पेज नंबर, व्हाट इज माय फ्रेम नंबर, व्हाट इट इज एलोकेटेड और नॉट, एंड एक और बिट होती है जिसे हम कहते हैं जी डर्टी बिट। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और भी कुछ होता है, बट अभी इतनी इंफॉर्मेशन याद रखो। और इस टेबल को हम कहते हैं दैट इज पीएमटी, पेज मैप टेबल। क्या नाम है इसका, पेज मैप टेबल। हर प्रोसेस का बनता, ठीक है, मतलब अगर सर्चिंग की जाती है, जो सीपीयू का लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है वो कहां सर्च होता है, इस टेबल में। क्लियर हो गया। अब ये टेबल कहां बनेगा भाई, ये टेबल बनेगा तो कहीं तो बनेगा, क्यों, ओएस हैंडल कर रहा होगा और सर्च करेगा, तो आपके लिए टेबल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी सर्चिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं 4 का एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, ओएस में 4 के थोड़े पेजेस बनेंगे, बड़े ही बनेंगे ना, हजार पेजेस होंगे, तो तुम्हें सर्चिंग करने का। और ध्यान से सुनना, हर प्रोसेस का पेज मैप टेबल होता है, हर प्रोसेस का पेज मैप टेबल होता है। अगर ये प्रोसेस बना तो ये इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, अगर कोई P2 बना अलग से तो उसका अपना अलग से PMT बनेगा, ये थोड़ा ना होगा, उसका अलग से PMT बनेगा। हर प्रोसेस का अपना PMT बनेगा, पेज मैप टेबल। आ रही बात समझ। सो दिस इज नॉट ओनली वन पेज मैप टेबल। ठीक होगी बात यहां तक ये। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि पेज मैप टेबल भी तो मेमोरी लेगा, पेज मैप टेबल भी तो डेटा स्ट्रक्चर है जहां कहीं स्टोर होगा। अगर वर्चुअल मेमोरी में रख दूंगा, सुन लो, अगर वर्चुअल मेमोरी में रख दूंगा तो सर्चिंग स्पीड तो कितनी स्लो हो जाएगी, जितनी हार्ड डिस्क की होती है। रैम पे डालूंगा तो फास्ट हो जाएगी, कैश में डाल दूं तो, रजिस्टर में डाल दूं तो, बस स्टोरेज की जगह भी तो देखनी है। इतनी जगह थोड़ी ना है सर कि सब कुछ आगे कैश में डालते रहोगे। पर समझ रहे हो, आगे फर्दर आएंगे इस टॉपिक पे भी। क्लियर हो गया। पर समझ आ रही मेरी बात की नहीं आ रही कि अब अगर एक पेज बनता है तो पेज के साथ इनके साथ एडिशनल ये भी चीजें होती हैं जिससे मुझे डाटा उठाकर लेकर आना। पेजिंग यहां तक क्लैरिटी हुई, कोई डाउट है, समझ आ गया। और कैसे उसका बाइनरी बन रहा है वो भी समझ आ गया, कैसे बाइनरी बन रही है समझ आ गया। कैसे, अब जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिखाया कि कैसे आपका एक लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में बनता है, इसे क्या कहते हैं, एड्रेस ट्रांसलेशन।
क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? एड्रेस ट्रांसलेशन। तो मैंने क्या एड्रेस ट्रांसलेशन की? फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। कोई डाउट यहां तक? अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि तुम्हारे पास सारे फ्रेम भर गए और मेरे पास मुझे एलोकेशन करनी है। कैसे करें? स्वैप करेंगे। पक्का सुन लो ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन तैयार है मेरा। ये देखो, इतना क्लियर है ना? अब इसी के अंदर एक चीज बना रहा हूं। मेरे पास है जी रैम। इस रैम में मेरे सारे फ्रेम भरे हुए हैं। ठीक हो गया? मेरे पास 4 पेजेस हैं, 0, 1, 2 एंड 3। इसको मैंने एलोकेट कर रखा है, इसको एलोकेट कर रखा है, इसको एलोकेट कर रखा है, इसको एलोकेट नहीं किया हुआ। होगी बात क्लियर? आपने पेज 0 को यहां पे एलोकेट किया है, मानो इधर। बात क्लियर हो गई? इतनी कहानी क्लियर है तो मैं क्वेश्चन पूछूं? डन। अब कोई पेज नंबर 2 आ गया, इसको मुझे डालना है किसी फ्रेम में। कहाँ डालूं? सारे फ्री ही नहीं है, सारे ही फुल हैं। ये डैश का मतलब फुल है, सारे फुल हैं, फ्री कोई नहीं है इनमें से। और ये कैसे पता लगा इस पे आप काम नहीं कर रहे? ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किसे बाहर निकालें? एल्गोरिदम हुआ कोई ना कोई। समझ आ रहा है? यहाँ कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई मूड नहीं है, यहाँ क्या है? एल्गोरिदम है। और उस एल्गोरिदम को हम क्या कहते हैं? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ठीक है जी? आपका दिमाग तो एक ही तरफ चलता है ना, कि जो यूज नहीं हो रहा वो कर दो, बेस्ट की तरफ चलता है ना दिमाग। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्रेम है, 7 में से तो कोई एक ही यूज हो रहा होगा। अब बता दे बेटा, 6 में से किसको हटाऊं? 6 के 6 फ्री हैं, 6 को 6 को यूज नहीं कर रहा। इतना कौन दिमाग लगाए? कौन कम यूज हो रहा है, कौन ज्यादा यूज हो रहा है? मुझे क्या मतलब? एक यूज हो रहा है और 6 नहीं हो रहे। एक यूज हो रहा है और 6 नहीं हो रहे। हो सकता है जिसको हटा दिया जो अभी चाहिए हो आगे, पर ये तो अजम्पशन है, ना भी चाहिए हो। क्लियर हो गया? इसलिए तो एल्गोरिथम बनते हैं अलग अलग, एक एल्गोरिथम नहीं होता इसके लिए। तो पेज रिप्लेसमेंट में आता है जी, जो पहला आपका पेज आया था फ्रेम में उसको हटा दो। इफ इट इज नॉट इन यूज तो उसको हटा दो। क्लियर हो गया? ऐसे मल्टीपल एल्गोरिथम है। पर अब इनकी एक थ्योरी सुनो, ये मैं तुमसे बाद में पूछूंगा जब पेज रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे। क्या ये तुम पहले से बताते हो कौन सी चाहिए? तो फिर इनकी थ्योरी तो थ्योरेटिकल ही है, प्रैक्टिकल बन पाएगी? फिर मल्टीपल एल्गोरिथम बात कर रहे हो ना, तो मैं सिंपल लेता हूं कि जो पहले आया था उसी को हटा देते हैं। क्या अब तक काम खत्म हो ही गया उसका? हो ही सकता है, मैं तो अजम्पशन ही लगा रहा हूं एज पर द एल्गोरिथम। तो सिंपलेस्ट इज व्हाट? जो फर्स्ट आया था, मतलब क्यू वाला, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, फीफो है ना, फर्स्ट इन, तो उसी को फर्स्ट आउट करो। जो पहले आया था काम खत्म हो ही गया होगा उसका, ये अजम्पशन है, उसको बाहर निकालो। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि मानो यही आया था सबसे पहले, तुम इसको बाहर कहां निकालोगे? वो तो ऑलरेडी है वहां पे, ये है वर्चुअल में, है ना पेज 0। भाई जब तुम पेज 0 को यहां ले जाते हो तो क्या इसके यहां से हट जाता है ये वर्चुअल मेमोरी से? ये एंट्री है, दिस इज एंट्री। इसको मत देख, ये एंट्री है कि कहां गया बस। और रैम में तो ओवरराइट होगा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, आप कह रहे हो इसको बाहर निकालो, मैं बाहर क्यों कहां निकालूंगा? दैट इज माय क्वेश्चन। वो तो है ही वर्चुअल मेमोरी में पेज 0, या नहीं है? बताओ, क्या पेज 0 वर्चुअल मेमोरी में नहीं है?
तुमने यहां से कॉपी पेस्ट किया है ना, कट पेस्ट तो नहीं किया, इधर तो है ना, कट पेस्ट तो होता ही नहीं कुछ भी कंप्यूटर्स में। क्या होता है, यहाँ की वैल्यूज वहाँ कॉपी हो जाती हैं, हो गई। क्या पेज 0 यहाँ नहीं है, क्या पेज 1 2 3 नहीं है? तो तुम नया पेज लेकर आओगे या पुराना निकालोगे? क्या पुराना निकालोगे? तो स्वैप आउट पर स्वैप इन होगा। अब ये डिपेंड करता है इस पे, क्या मुझे यहां से निकालना है पहले कि नहीं निकालना, वो इस पे डिपेंड करता है। एग्जांपल है, इस वाले पेज पे ना मैंने x की वैल्यू 10 की है और x को इंक्रीमेंट किया है, और पेज नंबर 1 पे मैंने x को प्रिंट किया है। हो गया, ये मेरी कोडिंग हो गई, ये कोडिंग के पेजेस हो गए। ये पेज 0 यहाँ गया, पेज 0 गया तो x को 10 मिल गया, x तो रैम पे लेगा ना मेमोरी, x को 10 मिल गया, x की वैल्यू क्या हो गई 11 हो गई। अब इसका काम यहाँ तक खत्म हो गया और कुछ नहीं है इसमें बचा हुआ। अब वो कहता है कि जी पेज नंबर 2 डाल दो। मैंने कोई फंक्शन कॉल कर दिया इसके बाद डिस्प्ले, और वो डिस्प्ले फंक्शन पड़ा हुआ है पेज 2 में, तो यहाँ से कहाँ आएगा, अब पेज 2 चाहिए इसको। जैसे ही उसको पेज 2 चाहिए तो पेज 2 ने यहाँ पे किसी को रिप्लेस करना है, और बाई चांस एल्गोरिथम के हिसाब से मैं इसी को रिप्लेस करना चाहता हूँ। अगर इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ और तुमने अगर इसको रिप्लेस कर दिया तो भाई x की वैल्यू तो 10 ही रह जाएगी, x को तो इंक्रीमेंट मिलेगी, तुमने तो ये सारी वैल्यू खत्म कर दी इसकी x की। आई मेरी बात समझ की नहीं आई? यहाँ पे x की वैल्यू 10 होगी, x इंक्रीमेंट होगा, हुआ नहीं है। यहाँ तुमने फिजिकली x को क्या बना दिया, अब 11 बना दिया है इंक्रीमेंट होने के बाद। अगर वो 11 वैल्यू को इधर नहीं लेकर आओगे और इस एग्जिस्टिंग पेज में ओवरराइट नहीं करोगे तो पुरानी x की वैल्यू क्या रह जाएगी, 10 ही रह जाएगी, 11 नहीं होगी। क्लियर हो गया? अब डर्टी बिट नाम क्यों रखा है इसका? डर्टी बिट इसलिए रखा है कि अगर ये पेज जाता और इससे सिर्फ रीडिंग होती, कुछ भी ओवरराइटिंग वेरिएबल्स कुछ नहीं होते, सिर्फ रीडिंग होती, तो इसे कहते हैं क्लीन पेज। क्लीन पेज है जी, कोई डर्टी नहीं हुआ ये। और क्लीन पेज को स्वैप आउट नहीं करते, सिर्फ ओवरराइट करते हैं, क्योंकि रीड ही हुआ है, कुछ और हुआ ही नहीं। पर अब कुछ ना कुछ तो हरकत की है मैंने ऐसी जिससे डर्टी बिट, मतलब अब क्या पेज 0 डर्टी हुआ, तो ये डर्टी बिट क्या हो गया 1, 0 1 ही होता ना, डर्टी बिट क्या हो गया 1। अब ये स्वैप आउट होगा कि नहीं होगा वो डर्टी बिट बताएगा। तो जब आप किसी पेज को स्वैप आउट करते हो उसका डर्टी बिट चेक करते हो, अगर वो डर्टी हुआ मतलब पहले उस पेज 0 को उठाओ, यहां लाओ, इससे ओवरराइट करो, और फिर नया पेज 2 कहां जाएगा, इसको रिप्लेस करेगा। अब डर्टी बिट की एग्जांपल समझ आई? क्यों डर्टी बिट कह रहे हैं कि क्लीन पेज है कि डर्टी पेज है? ठीक हो गया। डर्टी तभी होगा जब आपने उसके एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स की वैल्यू को कुछ चेंज किया होगा, और अगर चेंज नहीं किया होगा तो क्या होगा, क्लीन होगा। फिर मुझे स्वैप आउट करने की जरूरत नहीं है रैम से, फिर सीधा रिप्लेस कर दो, क्योंकि यहां क्या कर लेगा आके, कुछ भी नहीं। आ रही बात समझ आया ना बेटा? ठीक है। तो डर्टी बिट क्या बताता है कि आपका पेज क्लीन है या क्लीन नहीं है। मतलब ये कह सकता हूं कि आपका पेज रीडेबल था या राइटेबल था। इफ द पेज इज राइटेबल देन द डर्टी बिट इज 1, इफ द पेज इज रीडेबल देन डर्टी बिट इज 0। ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट सारे डर्टी बिट मेरे क्या होंगे, 0 होंगे। जब कोई वहां चेंज होगी तो डर्टी बिट क्या हो जाएगा, मतलब पेज मैप टेबल में साथ साथ उसकी कोई चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। समझ आ रहा है हाँ या ना? कोई डाउट है यहाँ पे? क्लैरिटी हो गई कैसे ओएस वर्क कर रहा है, कैसे ये काम कर रहा है? कोई क्वेश्चन है? हाँ जी बेटा, क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो चलता है आपके सामने। अब पेजिंग, अब तुम्हें लग रहा है कि कुछ और रह गया, कुछ और करने वाला है पेजिंग के अंदर, भर गए पेजेस, तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। स्वैप करते हुए मुझे डर्टी बिट का ख्याल रखना है। जो भी नया प्रोसेस आएगा वो किसी न किसी को रिप्लेस करेगा। अगर रिप्लेस करेगा तो हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की बात करेंगे। क्लियर हो गया? और फ्रेम का साइज और पेज का साइज इक्वल चलेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ दैट ऑफसेट ऑफ द पेज, या मैं कह दूँ कि पेज साइज या एक पेज का
जो ऑफसेट का साइज है, ऑफसेट का जो साइज है दैट इज इक्वल्स टू फ्रेम नंबर या फ्रेम के ऑफसेट का साइज होगा। कह सकता हूं हाँ या ना? जितने बिट मेरे ऑफसेट के पेज पे लगेंगे उतने ही बिट मेरे किसके लगेंगे? फ्रेम के भी लगेंगे। ठीक हो गया जी? उतने ही का ही फंडा होगा। अब कोई डाउट है इस पूरे प्रोसेस में तो बता दो, क्योंकि अगली क्लास में तुम्हें न्यूमेरिकल्स करवाने हैं मुझे जो पेजिंग बेस्ड होंगे। ठीक है, और हम वहां से समझेंगे हम किसका एड्रेस और किसके न्यूमेरिक किसकी चीज़ बात कर रहे हैं। तो कोई डाउट तो बता दो, वरना पेजिंग के न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करेंगे कि अगर हमें कभी किसी का पेज नंबर गिवन हो और ऑफसेट गिवन हो तो हम फिजिकल एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं। अगर मुझे किसी का फ्रेम गिवन हो, किसी का ऑफसेट गिवन हो, तो वहाँ से क्या मैं उल्टा ये निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। ये सारी चीज़ बात करेंगे। ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं सब कुछ, बट क्या क्या गिवन होना चाहिए हमें? पेज मैप टेबल भी गिवन होना चाहिए, उसके अंदर ही फ्रेम नंबर की एंट्री होगी। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अब देखो, मैंने पेज नंबर निकाल दिया। पेज 0 कहाँ था? कौन से फ्रेम में? पेज नंबर 0 कौन से फ्रेम में था? 1 वाले में था। तो यहाँ पे आएगा एलोकेटेड और यहाँ क्या आएगा? फ्रेम नंबर दैट इज 001। ठीक हो गया? और अब कौन लोड हुआ? किसको लोड करने के लिए मैंने बाहर निकाला उसको? दैट्स P2 को। अगर पेज नंबर 2 को किया है तो अब पेज नंबर 2 भी एलोकेट हो गया और उसका फ्रेम नंबर क्या है? कुछ कॉन्फ्लिक्ट है? किसको हटाएंगे? तो पेज 0 से फ्रेम नंबर हटाएं? हाँ, ये फॉल्स करते हैं, ये नहीं हटाते, इसलिए एलोकेट का अलग कॉलम बनता है। क्लियर हो गया? क्योंकि आप चीज़ हटाते नहीं हैं, ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड क्या करोगे? 0, वो भी एक वैल्यू है। और यहाँ कोई 2's कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही नेगेटिव नंबर के लिए कि वो डाल दूँ, है ना? क्योंकि फ्रेम नंबर क्या होंगे? स्टार्टिंग विद 0 एंड 0 से कॉन्टिन्यूस आगे ही चलेंगे, तो ये चीज़ चलेगी। कोई डाउट यहाँ तक? समझ आ गया? और डर्टी बिट बाय डिफॉल्ट क्या है सारों के? 0 है। अगर कभी अब पेज 2 पे कोई भी ऐसा हुआ कि आपने कोई चेंजेस की हैं तो जाके उसका डर्टी बिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जब डर्टी बिट 1 होगा, ये कौन ट्रैक रखता है? ओएस को ये भी ट्रैक रखना है कि हर बारी वो क्या हो वैल्यू, डर्टी बिट 0 है कि 1 है। पहले से बता सकता हूँ कि पेज का डर्टी बिट 0 होगा या 1 होगा? नहीं, पहले से ये बता सकता हूँ कि 0 होगा कि 1 होगा। और दूसरा ये भी कंसेप्ट है कि क्या पता मैं उन 2 इंस्ट्रक्शंस के बाद, मैंने कोडिंग लिखी है एक्सी इंक्रीमेंट की, पर इंक्रीमेंट तब होगा जब यूजर 1 डालेगा। इफ कंडीशन यूजर का भी 1 डाले ना तो पहली साइड नहीं, इसलिए डर्टी बिट बाय डिफॉल्ट सारों को क्या होता है? 0। समझ आ गई बेटा? अब ये इतनी सारी कहानी बताने की क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात समझ लो। मैं इतनी सारी कहानी इसलिए बताता हूं कि ये चीजें याद रहें, वरना अगर मैं सब कुछ लिखवा दूंगा तो भूल तो तुमने वैसे ही जाना है। तुम्हारे 200 पेज की कॉपी वहीं रह जाएगी, वो लोड नहीं होगी एट दैट टाइम। तो ये कहानी इसलिए बताइए कि वो समझ आ जाएगा जो सामने तुम पढ़ते हो, लिखा होता है। विजुअल मेमोरी ज़्यादा क्लियर रहती है, तो कुछ ना कुछ तो याद रह ही जाएगा कि कितने बिट्स होते हैं, क्या आएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो फिर लेक्चर भी याद आ जाता है कि कैसे कैसे किया हुआ। अब मेरी तो इतनी मेमोरी स्ट्रांग है, मुझे तुम्हारा नहीं पता कि कितनी विजुअल मेमोरी तुम्हारी स्ट्रांग है। ठीक हो गया जी? तो जितना यूज़ करोगे या जितना तुम ये चीज़ें समझोगे ना, निकालोगे प्रैक्टिकली, तब समझ आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।